आइए बगैर किसी ताख़ीर के प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं। जिस तरह कि किसी भी चीज़ को चलाने के लिए एक माली या एक रहबर की ज़रूरत होती है, तो इसी तरह आज के प्रोग्राम की सदारत भी हम इसी बैतुल यतीम के सेक्रेटरी जनाब खालिद आफ्ताब साहब की सदारत में ये प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। इसी तरह अब हम सभी मेहमानान खुसूसी से गुजारिश करेंगे कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाएं। सबसे पहले हमारे मुखर्रिर खुसूसी जो पूना से तशरीफ़ लाए हैं, जनाब मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, जो सदर हैं पहचान फाउंडेशन के और आरटी के एक्टिविटीज़ हैं, ये हमारे लिए आज खुसूसी रहनुमाई करने वाले हैं। इनसे गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। इसी तरह मैं मदू करता हूँ जनाब डॉक्टर मोहम्मद इब्राहिम साहब को, जिन्होंने इस प्रोग्राम में भी काफ़ी मेहनत की है, कि वो भी स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ। आप सदर हैं प्रेस्टीज एकेडमी के। इसी तरह ये जो प्रोग्राम इनेकाद किए जा रहे हैं, इसका एक हिस्सा आइटा भी है। तो आइटा के मुकामी ज़िला सेक्रेटरी और सीएसी के मेंबर जनाब अतीक अहमद सिद्दीकी साहब से भी गुजारिश है कि वो स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। एसआईओ के नुमाइंदे जनाब शादाब अली साहब से गुजारिश है कि स्टेज पर तशरीफ़ ले आएँ। और बहुत ही अहम सदर साहब खालिद साहब से गुजारिश है कि वो अपनी सदारत संभालें। जनाब खालिद आफ्ताब अहमद साहब सेक्रेटरी बैतुल माल, इनसे गुजारिश है कि वो आज के प्रोग्राम की सदारत को कबूल फरमाएँ। तशरीफ़ लाइए जनाब आफ्ताब खालिद साहब। जी आफ्ताब, इस आफ्ताब फिल्म के आप डायरेक्टर भी हैं और आफ्ताब यहाँ बैठे हैं। खालिद साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। हाँ, इससे पहले इस्तकबालिया प्रोग्राम शुरू करते हैं। आज के प्रोग्राम के सदर जनाब खालिद साहब सेक्रेटरी बैतुल यतीम, इनका इस्तकबाल डॉक्टर इब्राहिम साहब करेंगे। हमारे मुकर्रिर खुसूसी जो पूना से तशरीफ़ लाए हैं, मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, सदर पहचान फाउंडेशन, इनकी गुलपुशी जनाब अतीक अहमद सिद्दीकी सेक्रेटरी आइटा, ये करेंगे। स्टूडेंट्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया औरंगाबाद यूनिट के प्रेसिडेंट जनाब शादाब अली साहब, इनका इस्तकबाल अब्दुल रऊफ सर करेंगे इंशाअल्लाह। प्रोग्राम की गर्ज व गायत जनाब अतीक अहमद सिद्दीकी बयान करेंगे। आज के जलसे के सदर खालिद अहमद साहब, आज के जलसे के चीफ गेस्ट जनाब अशरफ अंसारी साहब, दीगर तंजीमों के ज़िम्मेदारान, हॉल में मौजूद ख़वातीन हज़रात, तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आज के इस सेशन में आप तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, वेलकम करता हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक स्कॉलरशिप अवेयरनेस प्रोग्राम बड़ी जद्दोजहद के बाद मुनक़्क़द किया गया है।
यही प्रोग्राम कल मौलाना आज़ाद रिसर्च सेंटर पर रखा गया था, जिसमें पेरेंट्स का काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला है। बहरहाल इस प्रोग्राम को अरेंज करने में जहां दीगर तंजीमें हमारे साथ हैं, उसमें आप देख रहे हैं ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स एसोसिएशन भी एक पार्टनर है, एक ऑर्गेनाइज़र है। तो मैं आपके लिए ये जानता हूँ, यहाँ पर हाज़रीन में मैक्सिमम टीचर्स हैं, और ये समझता हूँ, मैं जानता हूँ कि आइटा या ऑल इंडिया आइडियल टीचर्स आपके लिए कोई नई तंजीम नहीं है। गुज़िश्ता 30 बरसों से आइटा महाराष्ट्र में औरंगाबाद में काम कर रही है, और इसके जो मकासद हैं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही नेक मकासद हैं, दीगर तंजीमों से हटकर हैं। हम ये चाहते हैं कि स्कूलों का माहौल बेहतर हो। हम ये चाहते हैं कि तलबा में अखलाक व किरदार पैदा हो। हम ये चाहते हैं कि टीचर्स का फ़न्नी फ़िक्री इर्तिक़ा हो। हम ये चाहते हैं कि निसाब तालीम जो बच्चों को मुहैया किया जाता है उस पर नज़र रखी जाए। हम ये देखते हैं कि पूरे महाराष्ट्र में, पूरे इंडिया में तालीम के क्या मसाइल चल रहे हैं और उस पर गहरी नज़र रखना। हमने गुज़िश्ता दिनों न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी फॉर्म्ड हुई है, उसमें भी नुमाया रोल अदा किया है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हमने एक रिपोर्ट भेजी है कि उसमें क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए। कई शहरों में उसकी मीटिंगें हुई। इस तरह हम लोग कई ऐसे इश्यूज़ को टैकल करते हैं असातिज़ा के, उनके हुकूक़, और उनसे ज़्यादा हम असातिज़ा को उनके फ़राइज़ याद दिलाते हैं, और ये करते हैं कि असातिज़ा अपना मकाम पहचाने। जिस कौम के असातिज़ा जाग जाएं, बाशऊरी से अपनी खिदमत अंजाम दें, वो कौम कभी पस्त नहीं हो सकती, हम ये समझते हैं। तो इसके लिए हम मुख्तलिफ़ लेक्चर्स, मुख्तलिफ़ वर्कशॉप्स और मुख्तलिफ़ जो है उन्वानात पर जूम मीटिंग्स और इस तरह के कई हमारी एक्टिविटीज़ हैं। आइटा एक ऐसी तंजीम है जो इंडिया लेवल पर, जिसका रजिस्ट्रेशन है, पॉलिसी प्रोग्राम इसका बाकायदा प्रिंट है, और उसी के तहत हमारे सारे प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह होते हैं। इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, ज़्यादा तफसील में जाने का मौका नहीं है। बहरहाल मैं अपने ख़यालात को मुख्तसर करते हुए यहाँ पर आए हुए तमाम ही तलबा व तालिबात और पेरेंट्स, सरपरस्तों के लिए नेक ख्वाहिशात पेश करता हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि तलबा व तालिबात आज के और सरपरस्त हजरात भी आज के इस सेशन से ज़्यादा से ज़्यादा मुस्तफ़ीद होंगे, कुछ नोट्स भी लेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा तवज्जो के साथ इन बातों को जो हमारे मेहमान मुक़र्रिर हैं उनको सुनकर उस पर इम्प्लीमेंट करेंगे। यही ख्वाहिशात के साथ मैं अपने कलमात को यहाँ पर इख्तिताम पज़ीर करता हूँ। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। एक पत्थर की भी तकदीर संवर सकती है, शर्त यह है कि करीने से तराशा जाए। तो अभी आप इस प्रोग्राम की गर्ज़ गायत सुन रहे थे। इसके बाद जो नौजवानों में काम करने वाली तंजीम है SIO, इनके सदर नौशाद शादाब अली साहब SIO का मुख्तसर तारुफ पेश करेंगे। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लहू मा फ़िस्समावाति व मा फ़िल अर्ज़ि व लहुल हम्दु फ़िल आख़िरह। अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत ही मुख्तसरन मैं आपके सामने SIO का तारुफ पेश करूँगा इंशाअल्लाह।
SIO स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, ये जमात इस्लामी हिंद की एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो स्टूडेंट्स और यूथ के अंदर पिछले 40 सालों से काम कर रही है। दूसरी चीज़ जो इसका मिशन स्टेटमेंट है वो ये है कि इलाही हिदायत के मुताबिक समाज की तश्कील नौ के लिए तलबा और नौजवानों को तैयार करना है। तो बेसिकली इलाही हिदायत ये है कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम स्टूडेंट्स को, नौजवानों को तैयार करेंगे कि वो सोसाइटी में एक लीडरशिप, एक कायदाना रोल अदा करें और सोसाइटी के रिकन्स्ट्रक्शन के लिए, उसके तामीर नौ के लिए काम कर सके। तो बेसिकली जिन महाज पे SIO काम करती है वो सबसे बुनियादी चीज़ जो उसकी है कि स्टूडेंट्स और नौजवानों का तज़किया करना, उनकी तरबियत करना। जो भी मेंबरान, जो भी एसोसिएट्स, जो भी सिंपैथाइजर्स, जो भी स्टूडेंट्स हमसे जुड़ते हैं, तो हमारा प्राइम कंसर्न ये होता है कि उनके तज़किया किया जाए, उनकी तरबियत किया जाए और वो पूरी कुरान और सुन्नत की रोशनी में हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ जो हम जिन महाज़ों पे काम करते हैं वो अलग अलग महाज है, जिसमें सबसे बुनियादी और अहम महाज जो है हमारा दावत का महाज है, जिसके अंदर बरादरान वतन के जो बरादर वतन है उसमें दावत का काम करते हैं। कैंपसेस में जो नॉन मुस्लिम स्टूडेंट्स है यूनिवर्सिटीज़ में, उन तक इस्लाम का सही तारुफ पेश करते हैं। इस्लाम ने जिन अलग अलग निज़ाम हयात हमको बताए उनसे डिबेट करते हैं, कन्वर्सेशन करते हैं और इसमें जो शिक्षा संवाद है उसके अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। तो इस तरह से जो पहला और बुनियादी अहम माज है हमारा वो दावत दीन का माज है। दूसरा माज हमारा जो कैंपसेस यानी तालीम और तालीमी इदारों के अंदर जो एजुकेशनल एक्टिविटीज़ होती है, जैसे करियर गाइडेंस के लेक्चर्स हो, करियर गाइडेंस कराना हो, करियर काउंसलिंग हो, जिसमें से एक चीज़ जो स्कॉलरशिप का जो यहाँ पर हो रहा है वो भी उसी का एक हिस्सा है। इस तरह से हम ट्रेनिंग्स जो है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करते हैं, जिसको हमने अभी हमारी पॉलिसीज़ में कैपेसिटी बिल्डिंग का नाम दिया गया है कि कम्युनिटी, मुस्लिम कम्युनिटी को 3 तरह से हम एक एम्पावर करें। एक तो सियासी तौर पर कि उनके अंदर वो जो सोशल पॉलिटिकल क्या बोलेंगे उसे, उनके अंदर वो इन्फ्लुएंस और वो बसीरत पैदा हो। दूसरी एजुकेशनल में जो मुस्लिम लिटरेसी कम हो चुकी है तो उसको परवान चढ़ाने की कोशिश करेंगे। और तीसरी के जो हमारे यूथ्स के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट का जो मसला है या फिर अंदर बिजनेस के रिलेटेड चीज़ें हैं तो उसके अंदर भी हम काम करेंगे। और कैंपसेस के अंदर दूसरी जो चीज़ें सबसे ज़्यादा अभी है जो फहाशी व उरियानियत का जो माहौल है तो उसको एड्रेस करने की SIO कोशिश करती है। तीसरा जो महाज एजुकेशन से रिलेटेड हमारा है वो रिसर्च CRT बोलकर है, जिसमें सेंटर फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, जिसके अंदर जो तालीमी और तालीमी इदारों के अंदर जो भगवाकरण किया जा रहा है जो बुक्स के अंदर और हर स्टेट्स के अंदर, तो उसके ऊपर रिसर्च का काम करती है और उसको सेंट्रल लेवल की जो पॉलिसीज़ है, स्टेट लेवल की जो पॉलिसीज़ है, तो उसके अंदर वो कोशिश करती है कि उसके अंदर अपना मैनिफेस्टो पेश करे। फिर तीसरी जो चीज़ है वो जो फारिग़ीन मदारिस के जो स्टूडेंट्स होते हैं अक्सर जो दूसरी स्किल से और दूसरी ट्रेनिंग से महरूम हो जाते हैं, तो कोशिश करते हैं कि उन तक भी उनकी स्किल्स को और उनका डेवलपमेंट हो, तो उसमें भी SIO काम करती है। चौथी चीज़ जो इन्वायरमेंटल जो इश्यूज़ हो रहे हैं पूरे ग्लोबल लेवल पे, तो परिसर संवाद करके SIO का एक नोड है, तो वो नोड के ज़रिए से इन्वायरमेंटल इश्यूज़ के डिबेट्स, उसके अवेयरनेस प्रोग्राम्स और करती है। लास्ट में एक चीज़ IFC करके इस्लामिक फ्रेंड सर्कल है, जो 14 साल से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं तो उन बच्चों की तरबियत के लिए अलग अलग औरंगाबाद में भी और पूरे इंडिया के अंदर अलग अलग मकामात पे इन बच्चों की तरबियत के लिए प्रोग्राम होते हैं। औरंगाबाद में भी 4 मकामात पे ऐसे प्रोग्राम होते हैं। फिर आर्ट एंड कल्चर बोलकर एक हमारा नोड है, वो आर्ट एंड कल्चर डिपार्टमेंट के ज़रिए से जैसा कि हम देखते हैं कि समाज की तब्दीली के लिए सबसे अहम चीज़ होती है नैरेटिव बिल्डिंग, यानी एक नैरेटिव सेट किया जाता है। तो उस नैरेटिव सेट करने के लिए जो सबसे अहम चीज़ जो अदा करती है वो स्टोरीज़ होती है, कि आपको एक स्टोरी सुनाई जाए, आपको नॉवेल्स के ज़रिए से एक नैरेटिव आपके सामने खड़ा किया जाए और वो नैरेटिव के ज़रिए से माइंड्स को चेंज किया जाए, लोगों की जो राय है, जो ओपिनियन है उसको चेंज किया, जैसा कि हिंदुत्व का जो पूरा एक नैरेटिव खड़ा किया गया।
तो नैरेटिव स्टैंड करने के लिए स्टोरीज़ और आर्ट का बहुत ज़्यादा अहम रोल रहता है। तो SIO इस प्लेटफॉर्म पर भी बच्चों की और स्टूडेंट्स की सलाहियतों को उभारने का काम करती है। तो यही चंद महाज है जिसके ऊपर SIO काम करती है। और अलग अलग हमारे एक्टिविटीज़ औरंगाबाद में भी होते हैं। हमारा ऑफिस जो औरंगाबाद का सिटी ऑफिस है ग्लिंट हाउस पर है, ग्लिंट हाउस शाह बाज़ार पे। तो अगर आपको हमसे भी अगर कभी रब्ता करना पड़े तो वहाँ पर आप आपसे कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह। नहीं तेरा नशीमन खसर सुल्तानी की गुंबद पर तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों में। अभी आपके सामने SIO का तारुफ पेश हुआ। अब इसके बाद हम जिसके लिए यहाँ पर जमा हुए हैं वो अहम प्रोग्राम जो सबसे यानी एक मुश्किल काम है कि स्कॉलरशिप किस तरह और कहाँ से हासिल की जाए, तो इसके लिए जो कोशिश और आज़म किया है और तरीक़े बतलाने वाले हैं हमारे मुखर्रिर खुसूसी जनाब अशरफ अंसारी साहब। मैं इनको इस शेर से दावत दे रहा हूँ कि वो आएँ और हमारी रहनुमाई फरमाएँ। जवां हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकता है, जवां हो अज़्म तो तारे भी तोड़ सकता है, कठिन नहीं है कोई काम आदमी के लिए। आइए रहनुमाई के लिए जनाब अशरफ अंसारी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जो लोग यहाँ पर आए हैं सुनने के लिए और मुझे मौका दिया अपने बहुत ही कीमती वक्त से 1-1.5 घंटा आपने लाया है मुझे सुनने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ बैतुल यतीम और जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे हमारा प्रेस्टीज एकेडमी है, SIO है, आयटा है, कच्ची मेमन जमात औरंगाबाद और अलहीरा एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी औरंगाबाद। काफ़ी सारे लोगों ने मेहनत किया है तब हम सब यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। जैसा कि मैं प्रोग्राम के शुरू में ही बता देता हूँ कि आप लोगों का मैं 1 घंटे लेने वाला हूँ और चूँकि मैं पूरा हिंदुस्तान घूम रहा हूँ तो दोबारा कब आऊँगा आपके शहर में, शायद 2 साल बाद आऊँ, 4 साल बाद आऊँ, पर जो भी इंफॉर्मेशन मैं आपको दूंगा वो आपके लिए बहुत अहम है, फ़ायदेमंद भी है। आपको जज करना है कि हम कहाँ हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि स्कॉलरशिप्स या फिर स्कीम्स को कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या स्कीम्स या स्कॉलरशिप्स हमारे लिए अवेलेबल है। मैं आपको बताने वाला हूँ कि एजुकेशन की अहमियत क्या है, क्योंकि इस बात सिर्फ एजुकेशन की आएगी या फिर सिर्फ स्कॉलरशिप की आएगी तो समझ में नहीं आएगा। हमें ये भी समझना है कि पढ़ना है और क्यों पढ़ना है। तो यहाँ हम आपसे डिस्कस करेंगे क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है, हमारे राइट, हमारे हुकूक क्या हैं, एजुकेशन के इम्पोर्टेंस क्या है, डॉक्यूमेंटेशन का इम्पोर्टेंस क्या है। तो हम हर एक चीज़ पे बात करने वाले इस 1 घंटे में। चलो शुरू करते हैं अपना टॉपिक। और हमेशा जो प्रोग्राम स्टार्ट होता है तो एक क्वेश्चन से हम शुरुआत करते हैं कि ये स्कॉलरशिप जो अवेलेबल है तो क्या मैं एलिजिबल हूँ इस स्कॉलरशिप के लिए। पहला क्वेश्चन सभी के मन में आता है, सर क्या मैं एलिजिबल हूँ स्कॉलरशिप के लिए। तो ये क्वेश्चन को समझने के लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो समझना बहुत ज़रूरी है कि स्कॉलरशिप किस बेसिस पे मिलता है। दरअसल स्कॉलरशिप जो है वो मिलता है आपको आपकी पहचान पर, मतलब आपकी आइडेंटिटी क्या है। अगर आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस में है, मतलब आप पे जुल्म हो रहा है, आपको परेशान किया जा रहा है, अगर आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस में है तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। एक सभ्य समाज जिसको कहते हैं उसमें अगर आपकी आइडेंटिटी क्राइसिस में है तो आपको स्कॉलरशिप मिलता है। दूसरा, आइडेंटिटी अगर आप इस पहचान से बिलोंग करते हैं जिस पहचान को आने वाले वक्त में वो दुनिया के लिए एक बेहतर पहचान बन सकता है, जैसे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, तो ये पहचान के लिए लोग इन्वेस्ट करते हैं, उसको स्कॉलरशिप देते हैं, क्योंकि सब मानता है कि हमारा जो समाज है वो एक बेहतर समाज बनना चाहिए। तो 2 कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। नंबर 1 कॉन्सेप्ट क्या है कि क्या आपका जो पहचान है वो क्राइसिस में है तो स्कॉलरशिप मिलेगा। क्या आपका पहचान से आने वाली नस्लों को कोई फायदा है
हाँ साहब है तो आपको स्कॉलरशिप मिलेगा। अब जरा बात कर लेते हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा कौन सा पहचान है जो क्राइसिस में है। मैं बताता हूं दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म किस पर होता है। आप अफ्रीकन कंट्री चल जाइए, अमेरिकन कंट्री चल जाइए, यूरोप चल जाइए, एशियन कंट्री है, कहीं भी चले जाइए आप, ऑस्ट्रेलियन कंट्री चले जाइए, जितने भी ये कॉन्टिनेंट्स है, सभी में एक चीज तो कॉमन है कि एक आइडेंटिटी पे सबसे ज्यादा जुल्म होता है और वो है फीमेल। औरतों पे पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जुल्म होता है। तो इसीलिए इनको बराबर लाने के लिए समाज में हमारे पास स्कॉलरशिप है, और दुनिया में सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप किसके लिए है? फीमेल्स के लिए। दूसरी बात जो मैंने दूसरा पहचान बताया कि क्या आप पढ़ने में इंटेलिजेंट हैं, आपके मार्क्स अच्छे आते हैं। जी हाँ साहब, अगर आते हैं तो दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी पहचान जो है वो है आपका इंटेलिजेंट होना, और इस पे सबसे ज्यादा स्कॉलरशिप्स है। आप जानकर हैरानी होगी, यूएस में, यूके में एक एक बच्चे को 3.5 करोड़ 4 करोड़ का स्कॉलरशिप मिलता है। अगर ईमानदारी से कोई आईएएस बने तो शायद 3 करोड़ 4 करोड़ कमा ना सके, पर यहां स्कॉलरशिप से लोग 3 करोड़ 4 करोड़ कमा ले रहे हैं। उतना टफ नहीं है स्कॉलरशिप लेना जितना टफ है आईएएस बनना। तो ये एक ऐसा लाइन है जो कि बिल्कुल खाली है, बहुत कम लोग अप्लाई कर रहे हैं, और आपके लिए ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है यहां पर। तो जैसा मैंने आपको कहा कि आपको आपके पहचान पे स्कॉलरशिप मिलता है। तो एक मुसलमान, अगर मैं मुसलमान की बात करूं, यहां मुसलमान बैठे हुए हैं, आपकी पहचान क्या क्या हो सकती है? सबसे पहला जो सब में कॉमन है वो है कि हम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं। सभी जुल्म में, सभी कंट्रीज में माइनॉरिटीज पे जुल्म होती है, माफ कीजिएगा। और यकीन मानिए कि दुनिया में जब माइनॉरिटीज पे जुल्म हुई है, चाहे आप अमेरिका ले लीजिए, चाहे आप म्यांमार ले लीजिए, चाहे आप जर्मनी ले लीजिए, सब जगह पर जब माइनॉरिटीज पे जुल्म हुआ है तो वो कौम कैसे खड़ी हुई है? एक ही ऑप्शन था उनके पास। बहुत लोगों ने बहुत चीजें अप्लाई किया, कुछ लोगों ने श्रीलंका मॉडल लिया, कुछ लोगों ने श्रीलंका मॉडल देखा। श्रीलंका में क्या हुआ? हमारे सिन्हालाज जैसे हमारे इंडिया में है एक तबका जो बोलता है कि हम सुपर हैं, सुप्रीमेसी। वहां पर सिन्हालाज 80% थे, उन्होंने क्या बोला कि श्रीलंका हमारा है। तो जो वहां के जो तमिल थे, उन्होंने अपना एक फोर्स बनाया, नाम सुना होगा आप लोगों ने, LTTE, जो बोले हम अपने हक के लिए लड़ेंगे, बंदूक उठाकर लड़ेंगे। क्या हुआ पता है आपको? 27 साल तक सिविल वॉर हुआ। जितने तमिल्स मरे उतने ही सिन्हालाज मरे। क्या हुआ श्रीलंका का? श्रीलंका बर्बाद हो गया, बिक गया। आज श्रीलंका बिकने का कगार पर, उनके पोर्ट्स बिक गए, सब कुछ बिक गया, बर्बाद हो गए। लास्ट में लोग रोटी रोटी को तरस गए। तो क्या ये तरीका सही है लड़कर बराबरी पाना? नहीं। दूसरा मॉडल हमारे पास आता है जब जर्मन से यहूदियों को भगाया गया, मार मार कर भगाया गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया उनको। यहूदियों ने क्या किया? अपने बच्चों को तालीम दी, और आज यहूदी दुनिया में सिर्फ 0.25% पर पूरी दुनिया पर राज कर रहे हैं। 0.25%। किस बुनियाद पर? तालीम की बुनियाद पर। तो तालीम का जो इंपॉर्टेंस है उसको आप कम नहीं कर सकते, कम करके आंक ही नहीं सकते हैं। तीसरा एक एग्जांपल इसको लेकर फिर अपने मेन टॉपिक पर आऊंगा मैं। अमेरिका, जब यही मुस्लिम्स, हिंदूज, सिख आजादी के वक्त जब अंग्रेज यहां आए थे तो यहां के लोग भागकर अमेरिका चले गए थे, तो उनको वहां पर बहुत जुल्म किया गया उनके ऊपर। बोले ये तो इंडियंस है, ब्लैक हैं, काले हैं, सब हमारी नौकरी ले रहे हैं। हर वो इल्जाम लगाया गया जो आज के मुसलमानों पर लगाया जाता है, हर वो इल्जाम उन पर लगाया गया। तो मैं आपसे कहता हूं कि जो मुसलमानों पर आज हो रहा है, आपको लगता है कि हमारे पे बहुत जुल्म हो रहा है, साहब तो ऐसा नहीं है। ये पहली बार हम पर नहीं हो रहा है, बहुत सारी कौमों पर हुई है, इससे ज्यादा हुई है। तो दुनिया और इतिहास इसको आपको नहीं बताएगा कि क्या जुल्म किया, किस तरीके से जुल्म किया, क्योंकि नॉर्मली जुल्म हर जगह सेम ही होता है। इतिहास उस चीज को याद रखता है कि जब उस पर जुल्म हो रहा था तो उन्होंने कौन सा तरीका अपनाया और अपने आप को खड़ा किया।
और इसके लिए जानना बहुत ज़रूरी है कि अमेरिकन ने क्या किया, जिसको हम लोग हिंदूज बोलते थे। इन पे जब जुल्म हुआ, इन पे दंगे कराए गए, इनके दुकान को लूटा गया, इन पे राइट्स हुए, कुछ लोग भाग गए वहां से। जैसे आज हमारे बहुत सारे मुस्लिम्स हैं, पंजाबीज हैं जो इंडिया छोड़कर भाग रहे हैं। तब भी कुछ लोग भाग गए, लेकिन बहुत सारे लोग वहीं पर रुके और उन्होंने चुपचाप से सारे जुल्म बर्दाश्त किए। दंगे कीजिए आप, अमेरिकन दंगे कर रहे थे और ये लोग चुपचाप शांत थे। अमेरिकन बहुत परेशान थे, हम इस पर इतना दंगा कर रहे हैं, इनको लूट रहे हैं, ये लोग कुछ बोल क्यों नहीं रहे, रिएक्ट क्यों नहीं कर रहे, लड़ क्यों नहीं रहे। ये साहब नहीं लड़ते थे। 10 साल बीत गए, दंगे वंगे सब चलते रहे, ये लोग शांत रहे। 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल के बाद अमेरिकन को इस बात का समझ आया कि ये जो हिंदू, जिसमें मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, पंजाबी भी थे, जो शांत थे, वो चुपचाप अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे। और 40 साल के बाद वहां के जो डॉक्टर्स थे बड़े बड़े, वो कौन थे? इंडियंस। इंजीनियर्स कौन थे? इंडियंस। बड़े बड़े लॉयर्स, पॉलिटिशियंस, सारे बड़े बड़े पोस्ट पर इंडियंस पहुंच गए। और आज जो आप देख रहे हैं, जो हम कहते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ इंडियन है, गूगल का सीईओ इंडियन है, ये वो इंडियन नहीं है जो यहां से जा रहे हैं, बहुत कम वैसे हैं। ज्यादातर वो इंडियंस है जिनके पेरेंट्स उस समय लड़े, शांत रहे और अपने बच्चों को पढ़ाया। तो आप पूरी दुनिया का 200 साल, 300 साल का इतिहास देख लीजिए, वही कौम कामयाब हुआ है जो सब जुल्म को सहा है, लड़ा नहीं है बल्कि पढ़ा है। क्योंकि इल्म की ताकत बंदूक की ताकत से 1000 गुना बड़ा है। आज के जमाने में आप इल्म की ताकत से लाखों लोगों पे काबिज हो सकते हैं। बंदूक से आप 2 लोगों को मारिएगा, 4 लोगों को मारिएगा, लेकिन इल्म से आप लाखों लोगों पे काबिज हो सकते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को पढ़ाइए। यही एक तरीका है अपनी खोई हुई जो इज्जत है उसको वापस लाने का। आज से 150 साल पहले मुसलमान यहां थे, एकदम टॉप पर, सारे पोस्ट पर। आज मुसलमान बिल्कुल नीचे हैं। ST SC दलित सबसे नीचे हैं, सबसे नीचे हैं। स्कूल ड्रॉप आउट ले लीजिए, 60% ड्रॉप आउट से 50% ड्रॉप आउट से हमारा, बाकी सबका 40%, 35%। जो ट्राइबल लोग हैं, जो जंगलों में रहते हैं, उनसे भी ज्यादा खराब हालत है हमारी। क्यों? हमने पढ़ाई को इंपॉर्टेंस देना ही छोड़ दिया। तो जरूरी है कि हम इस चीज को समझें और मान ले, यहां से उठे कि नहीं, अपने बच्चों को पढ़ाना है। तो पढ़ाना है तो पैसे कहां से आएंगे? हम तो बहुत गरीब हैं, हकीकत है बहुत गरीब हैं, लेकिन हम गरीब के साथ साथ हमारी बहुत सारी अलग अलग पहचान भी है, जिसके बेसिस पे हमें स्कॉलरशिप या फिर स्कीम्स मिलता है। पहला क्या है? हम गरीब हैं, तो ठीक है भाई, गरीब है तो हम इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में आते हैं, जहां पर बहुत सारे बेनिफिट्स हैं हमारे लिए, हम डिटेल डिस्कस करेंगे। हम माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं तो बहुत सारे स्कॉलरशिप है माइनॉरिटी के लिए। गवर्नमेंट 5200 करोड़ का बजट है सिर्फ माइनॉरिटीज के लिए, जिसको हम बोलते हैं मोमा का बजट, मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स। तो हम मुसलमान हैं, माइनॉरिटी से हैं, तो हमारे पास स्कॉलरशिप्स हैं। उसके बाद हमारी पहचान एक और है, जो हमारे बच्चे और बच्चियां हैं, पढ़ने में बहुत इंटेलिजेंट हैं। तो जो बच्चे इंटेलिजेंट हैं उनके लिए भी स्कॉलरशिप्स और स्कीम्स है, याद रखिएगा। जो बच्ची अगर फीमेल है तो वो स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है जो फीमेल के लिए है, लेकिन वही बच्ची उस स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल है जो इंटेलिजेंस के बेसिस पे मिलता है, और वो बच्ची उस स्कॉलरशिप के लिए भी एलिजिबल है जो माइनॉरिटी के बेसिस पे मिलता है। मतलब हमारी जो पहचान है वो मल्टीपल पहचान है। आप फीमेल भी है, इंटेलिजेंट भी हैं, आप माइनॉरिटी से भी हैं, आपकी मल्टीपल पहचान है। वैसे मेल, आप मेल भी हैं, आप इंटेलिजेंट भी है, आप ओबीसी में भी आते हैं, मल्टीपल पहचान है आपका। आप इंडियन है, आप मराठी हैं, ये सब आपकी पहचान है, और इन सब पहचान के बेसिस पर मुख्तलिफ स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, सब पहचान के बेसिस पे। तो जब कोई कहता है कि क्या मैं लड़की हूं और मैं स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हूं,
तो अगर आप लड़की है तो आप हिंदुस्तान के हर स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। अगर आप लड़का है तो कुछ स्कॉलरशिप एलिजिबल नहीं है, जो स्कॉलरशिप फीमेल के लिए है। लेकिन ऐसा कोई स्कॉलरशिप नहीं है जो ये कहता है कि फीमेल को स्कॉलरशिप हम नहीं देंगे। तो मल्टीपल आइडेंटिटीज, मल्टीपल स्कॉलरशिप्स, और मैं कहता हूं कि आप एक नहीं बल्कि 20 स्कॉलरशिप को अप्लाई कीजिए। यकीन मानिए 3 से 4 में सिलेक्शन हो जाएगा आपका। लेकिन थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। तो कोशिश करेंगे हम, ऑब्वियसली डिस्कस करते हैं। और तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि हमारी डिफरेंट पहचान है, उस पहचान के बेसिस पे स्कॉलरशिप्स है। तो हम हर उस पहचान पे बात करते हैं कि कौन से पहचान पर कौन सा स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है। पहला हम बात करते हैं कि हमारा पहचान नंबर 1 है कि हम माइनॉरिटी हैं। सब लोग माइनॉरिटी से हो तो आपके पास स्कॉलरशिप जो है वो है सबसे पहला प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक है। 1 से 10 तक प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप। उसके बाद आपका है पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप, जो 11 से लेकर के PhD तक है। उसके बाद तीसरा है हमारा मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। वो किसके लिए है? जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्सेज के लिए है। अभी मेरा आपसे एक सवाल है, एक बच्चा फॉर्म भर रहा है और उसको एक कंफ्यूजन आया कि सर मैं पोस्ट मैट्रिक डालूं या मेरिट कम मींस, क्योंकि अगर आप पोस्ट मैट्रिक डालोगे तो आपका जो मैक्सिमम स्कॉलरशिप अमाउंट है वो है 12,000 रुपए। लेकिन वहीं पर अगर आप मेरिट कम मींस डालोगे तो आपका मैक्सिमम स्कॉलरशिप है 30,000 रुपीज, 30,000 रुपए। बच्चे को कौन कंफ्यूजन दूर करेगा? तो ये दूर करने की जिम्मेदारी किसकी है, या आने वाले जो भी अवेयरनेस का जो काम है इसकी जिम्मेदारी किसकी है, वो मैं बता रहा हूं। नंबर 1 जो एलीट क्लास है समाज का, जो पढ़े लिखा तबका है, जो स्कॉलर्स हैं, जो टीचर्स हैं, जो स्कूल मैनेजमेंट है, जो NGOs है, इन सब की जिम्मेदारी है ना ये बच्चों को बताए। तो ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको बताऊं कि आपके लिए क्या क्या स्कीम्स अवेलेबल है, आपके लिए क्या क्या स्कॉलरशिप्स अवेलेबल है, और आपके लिए कौन कौन सा एक्ट्स अवेलेबल है। अभी यहां पर मैंने 3 भारी भरकम वर्ड गिरा दिए, बहुत लोगों को समझ में नहीं आया। स्कॉलरशिप्स एक अमाउंट होता है जो आपको दिया जाता है, एक फंड होता है जो आप फीस पे करते हैं, उस फीस के एवज में आपको स्कॉलरशिप दिया जाता है। स्कीम्स क्या होता है? जहां आपकी फीस 50% ऐसे ही माफ हो जाते हैं, ये 100% फीस माफ हो जाते हैं। वहां पे आपको फंड देना नहीं पड़ता है, सीधा स्कीम में फिट हुआ आपको मिल गया। और एक्ट ऐसा होता है जहां पर सब कुछ फ्री है। तो अगर आपके समाज में कोई एक बच्चा है जो पढ़ा लिखा नहीं है, हम सबसे पहले क्या करते हैं उनके लिए एक्ट का इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक बहुत ही बेहतरीन एक्ट है, कानून है, जिसका नाम है RTE, राइट टू एजुकेशन एक्ट। राइट टू एजुकेशन एक्ट क्या कहता है? राइट टू एजुकेशन एक्ट कहता है कि हर वो बच्चा जो 1st स्टैंडर्ड से लेकर के 9th तक, मतलब जिसका एज 6 साल से लेकर 14 साल तक है, उसको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन देना है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर कंपल्सरी मतलब क्या, उसको मार पीट कर पढ़ाया जाएगा क्या? नहीं, कंपल्सरी गवर्नमेंट के साइड से है। अगर आप नहीं पढ़ाना चाहते तो मत पढ़ाइए, लेकिन गवर्नमेंट के साइड से कंपल्सरी है कि हर बच्चे को पहली से लेकर के 9वीं क्लास तक, 6 साल से लेकर 14 साल के उम्र तक उसको एजुकेशन फ्री में देना है। कहां देना है? सरकारी स्कूल में देना है। आपके बहुत सारे एडेड स्कूल्स होंगे। उसके अलावा जो आपके मुआशरे में सबसे बेहतर स्कूल है, जो आपके मुआशरे में सबसे बेहतर स्कूल है, उस स्कूल में 25% का कोटा है। मैं रिपीट कर रहा हूं, उस स्कूल में 25% का कोटा है, जहां पर अगर उस स्कूल का फीस 1 लाख रुपए सालाना भी है तो 25% वैसे बच्चे पढ़ेंगे जिनका एनुअल इनकम कम है। RTE एक्ट के अंदर वहां स्कूल का स्कूल फीस, ट्यूशन फीस के अलावा बुक्स, ड्रेसेस, सारे स्कूल को पे करना है। तो हम क्यों ना अपने बच्चों को पढ़ाएं? क्या बहाना है हमारे पास कि हमारे बच्चे 5th से लेकर 10th तक आते आते 50% बच्चे ड्रॉप आउट ले रहे हैं? तो ये हमारा एक्ट है, कानून है, जो बताता है 1st से लेकर 9th तक हमें अपने बच्चों को फ्री में पढ़ा सकते हैं। और एक चीज बहुत ध्यान दीजिएगा, जो आप सबके लिए बहुत जानना जरूरी है,
कि ये जो 6 साल से लेकर 21 साल तक का जो गोल्डन पीरियड होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्योंकि एक 6 साल का बच्चा जो है, अगर हम देखेंगे तो वो कुछ भी बन सकता है लाइफ में। डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, पॉलिटिशियंस बन सकता है, साइंटिस्ट बन सकता है, कुछ भी बन सकता है। लेकिन वो बच्चा अगर 21 साल का हो गया और उसने पढ़ाई नहीं किया तो जिंदगी में कुछ भी नहीं बन सकता। वो सबसे बेहतर क्या बन सकता है? पंक्चर वाला। क्योंकि उसने 10th पास नहीं किया है, तो वो तो ओला, उबर या फिर ऑटो ड्राइवर भी नहीं बन सकता। आप समझिए, एक बच्चा जो 10वीं पास नहीं है, क्या वो ड्राइवर बन सकता है? लाइसेंस के लिए 10वीं पास होना जरूरी है। हमारे 50% बच्चे जो है, जो स्कूल गलती से ज्वाइन कर लिए थे, वो कुछ बच्चे तो स्कूल कभी देखा ही नहीं। मतलब 33% मुस्लिम्स वैसे हैं जिन्होंने कभी स्कूल नहीं देखा। जो 66% जो कभी स्कूल गए थे, उनमें से भी 50% बच्चे जो है 10th तक नहीं पहुंच पाते। तो उनके पास क्या ही ऑप्शन बच जाता है? सबसे पहला पंक्चर वाला, कि वो गाड़ियों के पंक्चर बनाए। सबसे पहला, सबसे इज्जतदार काम है वो, जिसके लिए मुसलमानों का सबसे ज्यादा मजाक उड़ाया जाता है कि पंक्चर वाली कौम है ये। और ये परसेप्शन कब बनता है? जब कोई चीज 40% से ज्यादा हो जाता है। अगर आप पंक्चर वाला अपने शहर में ढूंढ लेंगे तो 60% मुस्लिम दिखेगा। मैं नहीं कहता दूसरे कम्युनिटी नहीं है, पर 60% मुस्लिम है, इसलिए परसेप्शन है कि हम पंक्चर वाले हैं, और हकीकत है कि हम पंक्चर वाले हैं। परसेप्शन ऐसे ही बनता है। हम सब्जी फल बेचते हैं, आप देख लीजिए 55% लोग सब्जी फल बेचते हैं, तो ये परसेप्शन है मुस्लिम। अच्छा, सब्जी भाजी बेचने वाले क्या? आपको ट्रेन में, फ्लाइट में लोग बोलते हैं अच्छा मुस्लिम हो आप, वही जो सब्जी भाजी बेचते हैं? जी हाँ साहब, वही हैं हम। परसेप्शन बन चुका है। क्यों बना है? 50% से ज्यादा है, हकीकत है ये। तो हमें सोचना है कि दूसरा ऑप्शन ही क्या था उस बच्चे के पास जिन्होंने 10th में ड्रॉप आउट ले लिया? क्या ऑप्शन था उनके पास? हम आराम से ड्रॉप आउट ले रहे हैं, बच्चे हमारे ड्रॉप आउट ले रहे, कोई बात नहीं बेटा, तू तो कर लेगा जिंदगी में कुछ। हम जब छोटे थे, 17 साल 18 साल के, तो हमारे मोहल्ले में बहुत सारे बड़े बड़े लोगों को हमने सुना है, हमारे बच्चे नहीं पढ़ रहे, कोई बात नहीं, बिजनेस कर लेगा। हमारी बच्चियां नहीं पढ़ रही, कोई बात नहीं, हम देख लेंगे इनको। हमारी बच्ची है, हम संभाल लेंगे उनको। 45% जो मेड है, जो शॉपिंग मॉल्स में काम करती हैं, जो आईटी इंडस्ट्री में जो आके सुबह सुबह झाड़ू पोछा करती हैं, 45% फीमेल वो मुस्लिम से। पता है आपको? ये उस कौम है जो कहती थी कि हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ाएंगे, संभाल लेंगे हम। जो लेबर हमाली का काम करते हैं, 52% मुस्लिम्स हैं। उस कौम का जो कहते थे अपने बच्चियों को संभाल लेंगे हम देख लेंगे। प्रोस्टिट्यूट 45 से लेके 52% तक, डिफरेंट शहर में वेरी करता है, मुस्लिम्स हैं। ये हमने तालीम को छोड़कर अपनी बहन बेटियों को वहां तक पहुंचा दिया। हमें शर्म नहीं आती आज भी ड्रॉप आउट्स ले रहे हैं हम वैसे ही। क्या ऑप्शन बचता है? हस्बैंड ने छोड़ दिया, क्या करेगी बेचारी? वो 5वीं पास है, शादी कर दिए थे। अब समझिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं। हर एक बच्चे को 10वीं कम से कम पास करवाना है, और हमारे 9वीं तक तो बिल्कुल फ्री आरटीई एक्ट है। क्या चीज है जो हमें रोक रहा है, और इसकी जिम्मेदारी किसकी है? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, एलाइट क्लास, सोशल वर्कर्स, टीचर्स, स्कूल मैनेजमेंट, स्कॉलर्स, हम जैसे लोग, हमारी जिम्मेदारी है। हमने उन बच्चों को जाने दिया, जबकि हमारे पास ये आरटी एक्ट आज से नहीं आया, 15 साल से आया हुआ है। 2005 में आया था आरटी एक्ट, लेकिन हमने ध्यान नहीं दिया। बच्चे ड्रॉप आउट लेने दीजिए। आज अपने समाज में आपको है कि एक भी बच्चा ड्रॉप आउट ना ले, ये आपकी जिम्मेदारी है। क्योंकि अगर आपका पड़ोसी डॉक्टर बनेगा, रात बिरात वो आपकी मदद करने आ जाएगा, अगर डॉक्टर है तो। अगर प्लम्बर ही बन गया तो कम से कम आपका पाइप फिटिंग करने आएगा। लेकिन अगर चोर बना, स्टॉकर्स बना, आपकी बहन बेटियों को छेड़ेगा, आपके घर पे चोरी करेगा। तो अगर जो समाज ये सोचता है कि मेरा घर बेहतर है, तो हमने देखा है उन प्रिंसिपल्स को, उन टीचर्स को, जो कहते थे कि चलो हमारा बच्चा नशा कर रहा, तो क्या है, उनके बच्चे आज नशा कर रहे हैं। प्रिंसिपल के, टीचर्स के बच्चे नशा कर रहे हैं, वो बेचारे शर्म से मुंह छिपाए फिर रहे हैं। पूरी हिंदुस्तान की हालत है ये। मैं ये नहीं बता रहा हूं औरंगाबाद की या पुणे की, नहीं बता रहा हूं मैं, पूरी हिंदुस्तान की हालत है। क्योंकि हमने तालीम को छोड़ दिया। वो कौम जिसने हिंदुस्तान में तालीम को आम किया। हमसे लोग नफरत क्यों करते हैं?
क्योंकि हमने मुसलमानों में ही नहीं बल्कि दलितों में, सब में तालीम को आम किया। यहां पर थे, यहां पहुंच गए, नीचे पहुंच गए हमने खुद ही तालीम को छोड़ दिया। तो इंशाअल्लाह हम अपनी जिम्मेदारी समझेंगे, अपने बच्चों को, अपने पड़ोसियों को, सबको इंशाअल्लाह पढ़ाएंगे। और पहला हमारा एक्ट था स्टैंडर्ड 1 से लेकर 9 तक, जो कि कहता है कि हर बच्चे को फ्री में पढ़ाओ। गवर्नमेंट आपके लिए ये सारी फैसिलिटी दे रही है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग चाहे तो अपने स्कूल को प्राइवेट स्कूल से बेहतर बना सकते हो गवर्नमेंट स्कूल को। आरटीई एक्ट इतना बेहतरीन एक्ट है, अगर कभी चाहो तो मैं इंशाल्लाह आप लोगों को एक आरटीई एक्ट पे 1.5 घंटे का वेबिनार ले सकता हूं या सेमिनार ले सकता हूं मैं, जो लोग चाहें उसको। दूसरा एक्ट के बाद हमारा आता है स्कॉलरशिप्स। अब स्कॉलरशिप स्टैंडर्ड 1 से लेकर के 10 तक प्री मैट्रिक है, मिलता है सारे बच्चों को। आज ही मैं एक स्कूल घूम कर आया, मैं और हमारे इब्राहिम साहब माशाल्लाह इस प्रोग्राम को करवाने में इनका बहुत अहम रोल है, माशाल्लाह बहुत अहम रोल है इनका। आज हम एक स्कूल ले गए, उस स्कूल में 95% बच्चों को स्कॉलरशिप मिल रहा है। वहां के स्कूल ने मेहनत किया। तो जब हमें बड़े बड़े स्कूल से कहते हैं कि मिलता नहीं है साहब, कैसे मिलेगा? आपको कोशिश करनी पड़ेगी ना। हमारे स्टूडेंट्स वैसे हैं जिनकी कॉलेज की फीस 30,000 है और स्कॉलरशिप लेते हैं 1,20,000। मैं पूछता हूं बाकी पैसे क्या करते हैं? बोलते हो सर फोन ले लेता हूं, बाइक ले लेता हूं। वो मेहनत कर रहे हैं, स्कॉलरशिप ले रहे हैं, और ये मुमकिन है। कहने का मतलब है कि ये मुमकिन है। अगर आप लोग चाह ले तो 30,000 की जगह 1.5 लाख का स्कॉलरशिप ले सकते हैं आप। बस कोशिश तो कीजिए। हमें 100 रुपए कमाने में कितना मेहनत लगता है, यहां तो लाखों रुपए है। मैं भी सिलसिलेवार तरीके से बताऊंगा और क्या क्या अवेलेबल है। अभी तो मैं प्री मैट्रिक से आ रहा हूं, अभी हमारा आई है पोस्ट मैट्रिक। जो लोग प्लेन कोर्स करते हैं जैसे बीकॉम, एमकॉम, बीसीए, आपका बीबीए, तो ये सारे कोर्सेज जो है हमारे पोस्ट मैट्रिक में आते हैं, जहां आपको 12,000 तक का स्कॉलरशिप मिलता है मोमा में। मोमा मतलब सबसे आसान स्कॉलरशिप। उसको फॉर्म भरना एक इंस्टाग्राम और फेसबुक अकाउंट खोलने जैसा ही है, सभी के पास होगा और सबसे आसानी से मिलता है। गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि वो हर साल 80 लाख मुसलमानों को स्कॉलरशिप देता है मोमा का। हमारे कितने बच्चे पढ़ते हैं पूरे हिंदुस्तान में? 1.5 करोड़। मतलब गवर्नमेंट ये क्लेम करती है कि हर दूसरे बच्चे को स्कॉलरशिप मिलता है। नहीं मिलता है, डेटा गलत है, लेकिन जो अप्लाई करता है उसको तो मिलता ही, मैं जानता हूं आराम से। तो एक आपका हो गया पोस्ट मैट्रिक। तीसरा हो गया आपका मेरिट कम मींस, जहां आप टेक्निकल या प्रोफेशनल कोर्सेज कर रहे हैं, जैसे एमसीए, एमबीए, जैसे आपका इंजीनियरिंग, मेडिकल से सारे मेडिकल, एमबीबीएस, आपका हो गया बीयूएमएस, बीएएमएस, यहां पर आपको 30,000 रुपीज मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से अंडर मेरिट कम मींस। ये हमारा 3 हो गया। किस पहचान पर? क्या आप माइनॉरिटी हैं, मुस्लिम है, यहां भी 30% सीट लड़कियों के लिए रिजर्व है। उसके बाद जो बच्चे ग्रेजुएट मास्टर्स कर लिए, अब वो चाह रहे हैं कि मुझे पीएचडी करना है। आपको एक एग्जाम निकालना होता है जिसको हम आईसीएमआर के एग्जाम्स होते हैं, फिर जीआरएफ एग्जाम्स होते हैं। जिन बच्चों ने क्लियर किया उसको जब तक आप पीएचडी कर रहे हैं हर महीना 38,000 रुपीज मिलता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, एवरी मंथ 38,000 रुपीज। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे बहुत सारे लड़के लड़कियां हैं जो ये 38,000 हर मंथ उठा रहे हैं और वो तैयार है आपको गाइड करने के लिए कि वो 38,000 पर मंथ कैसे उठाएं। क्या करना है? कोशिश करना है कि हमें ये स्कॉलरशिप लेना है, ये फेलोशिप हमें लेना है। जी जी हाँ, जी हाँ, मैं रिपीट करता हूं। कैसा है कि हम लोग प्रोग्राम के बाद जो है ना, इंशाल्लाह हम लोग एक क्वेश्चन सेशन लेंगे और वो बहुत काम का होगा इंशाल्लाह। आप लोग जितने क्वेश्चन से पूछ लीजिए, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को सारे क्वेश्चन का जवाब देने की कोशिश करूंगा। एमबीबीएस और बीयूएमएस जितने भी है, ये मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप में आता है, जहां पर 30,000 रुपीज आपको स्कॉलरशिप मिलता है। ये सिंपल फॉर्म भरना होता है आपका। हम इसके अलावा भी और भी अप्लाई करेंगे, सिर्फ एक से, क्योंकि एमबीबीएस की फीस बहुत ज़्यादा होता है, तो बाकी सब फंड कहाँ से लाना वो भी बात करेंगे। चलिए दूसरा देखते हैं।
दूसरा हमारा है, ये हमारा पहचान चूंकि माइनॉरिटी है उसके बेसिस पर है। दूसरा पहचान है कि हमारे बच्चे इंटेलिजेंट भी हैं। हो सकते हैं बच्चे इंटेलिजेंट। अभी जिस स्कूल से आया मैं वो एक गवर्नमेंट एडेड स्कूल था। जितने भी गवर्नमेंट के एडेड स्कूल है जहां पर फीस 0 है, वहां पर भी बच्चों को मोटिवेट करने के लिए हमारे पास एक नेशनल मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप है, जो 8वीं पास बच्चों को एक टेस्ट लेता है। उस टेस्ट में अगर आपने 40% स्कोर कर लिया तो 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं तक आपको हर साल 12,000 रुपए मिलते हैं। ये कैसे बच्चों के लिए है? जो बच्चे पढ़ने में तेज है, बहुत गरीब हैं, पढ़ने के लिए उनके पास 1 रुपए भी फीस देने को नहीं है, लेकिन वो अगर पढ़ने में तेज हैं तो उनके लिए हमारे पास NMMS है। फ्री में आप पढ़िए 1st से 9 तक। 9th के बाद 9, 10, 11, 12 आपको क्या मिलेगा? 12,000 हर साल, जिससे उनकी फीस तो आराम से दी जाएगी। और उसके बाद अगर वो बच्चा फिर पढ़ने में तेज है और टॉप 1% पर आ गया अपने स्टेट में, टॉप 1% मतलब टॉपर नहीं, टॉप 1%, 93%, 94% ले आया अगर, तो वो एलिजिबल हो जाता है इंस्पायर स्कॉलरशिप के लिए। अभी इंस्पायर स्कॉलरशिप क्या कहता है कि बेटा आप रिसर्च करो, उस रिसर्च के लिए मैं आपको 80,000 रुपीज दूंगा 5 साल तक। मतलब अप्लाइड साइंस आपको पढ़ना है, अप्लाइड मैथमेटिक्स पढ़ना है आपको, तो 1st ईयर, 2nd ईयर, 3rd ईयर कितना मिलेगा आपको? हर साल 80,000 रुपए। फिर आप पीजी कीजिए तो 2 साल आपको 80,000 रुपए मिलेंगे। 5 साल तक मिले आपको 80,000 रुपए। किस चीज के लिए? रिसर्च करने के लिए। आप कुछ नया इजाद कीजिए, रिसर्च, जिसके बेसिस पर मुसलमानों ने 700 साल पूरी दुनिया पर राज किया था। पता है आपको ना, ऑटोमन एम्पायर, अर्तुरुल बहुत सुना होगा आप लोगों ने, सीजन देखा होगा आपने। तो ये 700 साल ऑटोमन एम्पायर किस चीज पे राज किया था? अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर। तो किसी कौम को जो सबसे बेहतर रहनुमाई दे सकता है वो कौन दे सकता है? जो हमारे साइंटिस्ट हैं। बहुत बेहतरीन ऑप्शन है आपके पास। आपके पास 5 साल है, कुछ रिसर्च प्रेजेंट कीजिए। और अगर आपने कुछ अच्छा रिसर्च कर लिया तो मलेशिया है, पूरी गल्फ कंट्री है, US है, वहां आप अपने पेपर को प्रेजेंट कीजिए। बच्चों को 3.5 करोड़ तक का स्कॉलरशिप मिलता है। अभी हमारे एक ग्रुप है, फेम एक ग्रुप है, जहां एक बच्ची को 10 जगह से स्कॉलरशिप मिला है, फेलोशिप मिला है US की। उसकी कहानी यही थी, उसने इंस्पायर स्कॉलरशिप लिया, प्रेजेंट किया पेपर, और आज 10-10 जगह से। अब उसने चुना कि सबसे बेस्ट कौन सा है जो मैं लूं। मेरे दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये सब बहुत मुश्किल नहीं है। एक प्री प्लान्ड हमें एक अपने करियर को प्लान करना है और सही तरीके से सही डायरेक्शन में मेहनत करना है, प्रॉपर गाइडेंस देना है। और एक गाइडेंस की जिम्मेदारी किसकी है? वही डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, जो समाज के एलाइड क्लासेस हैं, जो हमारे सोशल वर्कर्स हैं, हम और आप, जिसको अल्लाह ने सलाहियत दी है कि आप जो है रहनुमाई कर सकते हैं। हमारे बच्चे को कौन बताए? हम सब की जिम्मेदारी है। तो क्यों ना हम इल्म को लें और दूसरों में तकसीम करें। यही काम मैं कर रहा हूं, यही काम हम सब कर रहे हैं, यही काम आप भी कीजिए। किसी का नहीं, कम से कम खुद का तो बेनिफिट कर सकते हैं। अपना तो स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं, आप अपने बच्चों का तो अप्लाई कर सकते हैं, अपने भाई बहन का तो कर सकते हैं। आप इतनी जिम्मेदारी उठाइए इंशाल्लाह। हमारा 1%, हमारी आबादी 15% की है, पर मुसलमान सिर्फ 1% पढ़े हुए हैं। और ये 1% मुसलमान अगर चाह ले 15 लोगों की भी हेल्प कर दे तो हमारा 15% पूरा का पूरा कम्युनिटी पड़ जाए। एक दाग के साथ हम जी रहे हैं कि हिंदुस्तान का मुसलमान सबसे ज्यादा इलिटरेट, जाहिल, अनपढ़ कौम है। मुझे ये सोचकर नींद नहीं आती, आपको भी नहीं आनी चाहिए, कि हम इसमें शुमार हैं। तो हमारी पहचान, जैसे मैंने आपको बताया कि हम इंटेलिजेंट भी हैं, तो ये कंप्लीट हमने रास्ता बताया कि आप कैसे 12,000 स्कॉलरशिप ले करके आप 3 करोड़ का स्कॉलरशिप ले सकते हैं। सिर्फ क्या करना है आपको? सही डायरेक्शन में पढ़ना है, स्कॉलरशिप अप्लाई करना है। हमारी एक और पहचान है कि हम इंडियंस हैं। अभी इंडियंस है तो इंडियंस को बहुत सारे स्कॉलरशिप इंडिया में भी मिलता है, और इंडिया से बाहर
इंटरनेशनल एक्सचेंज प्रोग्राम। ये क्या सिस्टम है? आपने देखा होगा बहुत सारे अफगानी बच्चे यहाँ पर आते हैं पढ़ाई करने। अफगान से आए हैं, इराक से आए हैं, बहुत सारे पाकिस्तान से भी आते हैं लोग पढ़ने यहाँ पर, ईरान से भी आते हैं, यूरोप से भी आते हैं। तो गवर्नमेंट का एक एक्सचेंज प्रोग्राम होता है कि आपके बच्चे हमारे कंट्री में आएंगे, हम उनको फ्री में पढ़ाएंगे। वो आए, अपना कल्चर यहाँ पर सीखें, और हमारे बच्चे दूसरे मुख्तलिफ कंट्रीज में जाते हैं और वहां से फ्री में एजुकेशन लेते हैं। अपना एक्सचेंज प्रोग्राम, आपके बच्चों को हम फ्री में पढ़ाएंगे, हमारे बच्चों को आप फ्री में पढ़ाइए। हजारों सीट्स ऐसे हैं, लेकिन कौन बच्चे जा रहे हैं? अगर आप लिस्ट उठाकर देखिएगा तो एक खास कम्युनिटी का, एक खास तबका, जो भी अपर तबका है, वही जा रहा है बस। इसमें ना तो मुस्लिम है, ना तो दलित है, ना तो ST SC है, कोई नहीं है। क्यों? हमें अवेयरनेस ही नहीं है ना। जबकि वो कंट्री ये सब चेक नहीं करते कि कौन है भाई साहब अपर के हो गया, वो चेक नहीं करते, वो सबको बराबर रख देते हैं। हम अप्लाई नहीं करते। इंडिया में जो रिसर्च और फेलोशिप का जो सैलरी है, जो अमाउंट है पर मंथ का, आपको जानकर खुशी होगी कि टाटा का जो रिसर्च है वो एक महीने का 1 लाख रुपए देता है 3 साल तक, महीने का 1 लाख रुपया। ऐसे ऐसे फेलोशिप है हमारे पास। इस बार टाटा ने 20 लोगों को दिया, जिसमें से 4 मुस्लिम्स थे। वेबसाइट में सब मिल जाता है, हमें जाकर देखना है बस। प्रॉब्लम यह है कि हमारे बच्चे देखते भी नहीं है। मेरा जो एक स्कॉलरशिप का मेरा एक वीडियो है, मोमा स्कॉलरशिप, जिस बच्चे ने मोमा स्कॉलरशिप टाइप किया उसमें हमारा वीडियो बिल्कुल टॉप पर आता है। पर यकीन मानिए हमारे मैक्सिमम बच्चों को यह भी नहीं पता कि मोमा क्या होता है, तो कीवर्ड भी नहीं पता उन्हें। तो हमें जाकर वो बताना होता है कि मोमा क्या है, आप कैसे स्कॉलरशिप ढूंढे। तो इंटेलिजेंस हो गया, हम इंडियंस है उसके बेसिस पर हो गया। आप मराठी भी तो हैं, तो हमारा MHA-DBT है जो महाराष्ट्रियन के लिए है। आपके पुणे के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स होता है, औरंगाबाद सिटी के लिए बहुत सारे स्कॉलरशिप्स हैं, ढूंढना है हमें। एक और पहचान की बात कर लेते हैं, हमारा मेल या फीमेल होना। तो जैसे मैंने आपको बताया कि कॉरपोरेट के 500 से ज्यादा स्कॉलरशिप इस पहचान पर है कि क्या आप फीमेल है और पढ़ने में इंटेलिजेंट है, हाँ तो लीजिए ना स्कॉलरशिप इस पहचान पर। और हमारा पहचान एक है इकोनॉमिकली पुअर। मुसलमान से तो कोई गरीब है क्या आज के डेट में? नहीं ना। तो ये जो हमारी पहचान है कि हम इकोनॉमिकली पुअर हैं, इकोनॉमिकली वीकर हैं, इसके बेसिस पर हमारे पास एक स्कीम है जिसको हम कहते हैं EWS सर्टिफिकेट। अभी मैं आता हूं वैसे लोगों के लिए जो इंजीनियरिंग करना चाह रहे हैं, MBA करना चाह रहे हैं, मेडिकल है, फीस बहुत ज़्यादा है। 12th के बाद जब आप एडमिशन लीजिए तो क्या करना है आपको कि आपको एडमिशन में टिक करना होता है कि आई वॉन्ट एडमिशन अंडर दिस कोटा। कौन सा कोटा? EWS कोटा, TFW कोटा, EBC कोटा, OBC कोटा। 4 छोटे छोटे वर्ड्स लिखे होते हैं, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं होता है क्या वर्ड्स है, सीधा आगे बढ़ जाते हैं। इसके बेनिफिट मैं बताता हूं आपको। अगर आप OBC हैं, माइनॉरिटी हैं, अंसारी हैं, मैं अंसारी हूं, OBC में आता हूं, अदर बैकवर्ड क्लास, 27% कोटा है आपका किसी भी एडमिशन में, और आपका फीस 50% माफ हो जाता है। आप बोलोगे सर मैं तो खान हूं, शेख हूं, बड़े कास्ट से हूं। कोई बात नहीं, आप भी कोटे में आ गए हैं। अब कौन सा कोटा है? EWS कोटा, जो जनरल्स के लिए है सिर्फ। शर्मा जी, वर्मा जी, सारे वर्मा जी आ गए इसमें। और माइनॉरिटीज में खान, शेख, आपके सैयद, और भी बहुत सारे हैं जो आ गए, मलिक। तो आपको गवर्नमेंट बोलती है अगर आपका एनुअल इनकम 8 लाख से कम है तो आप EWS कोटा में आते हैं। EWS कोटा में आते हैं तो आपका जो एडमिशन होगा वहां पर 10% का कोटा है आपका, मतलब बाकी बच्चों से पहला प्रेफरेंस दिया जाएगा। किसमें? आपको इंजीनियरिंग में, मेडिकल में, सारे कोर्सेज में। और आपका फीस 50% माफ हो जाएगा। अगर आप मेडिकल में 8 लाख की फीस है तो आपको 4 लाख पे करना है अगर आप EWS कोटा में आते हैं। तो बहुत सारे बच्चे कोटा में आते हैं पर चूंकि एक बार टिक नहीं किया और एडमिशन हो गया तो अब वो 4 साल तक उसको चेंज नहीं कर सकते। और बेचारे जहां उनको 4 साल में 8 चौके 32 लाख देना पड़ रहा है, 16 लाख में काम हो जाता।
16 लाख का नुकसान सिर्फ एक टिक नहीं करने की वजह से। इतना ही नहीं, एक हमारा कोटा है जो TFW कोटा है, ट्यूशन फी वेवर। इस कोटा में ये है कि अगर जितने भी AICTE अप्रूव्ड कॉलेजेस हैं, AICTE अप्रूव्ड जितने भी कॉलेजेस हैं, आप देखे होंगे, MBA करना है कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है, इंजीनियरिंग करना है कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है, BBA करना है कॉलेज AICTE अप्रूव्ड है हमारा। अच्छा साहब, AICTE अप्रूव्ड है, हर वो कॉलेज जो AICTE अप्रूव्ड है उसमें 5% का कोटा होता है जिसका नाम है TFW कोटा। सारे AICTE अप्रूव्ड कॉलेज में वो कोटा है, उस कोटा का TFW नाम है। 5% आपको एडमिशन बेनिफिट मिलता है, कोटा मिलता है, और आपका 100% फीस माफ होता है वहां पर। किसी कॉलेज में अगर 100 सीट्स हैं तो 5% वैसे बच्चों को लेना है जो इकोनॉमिकली तो नहीं बल्कि इंटेलिजेंट बच्चे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स दिया है और अच्छा रैंक आया उनका। तो अगर मान लीजिए आपका कॉलेज A में बहुत टॉप के कॉलेज है, आपका वहां पर नहीं हो पाए TFW में, आप कॉलेज B अप्लाई कीजिए, वहां पर TFW में होगा। कॉलेज C अप्लाई कीजिए, वहां तो हो ही जाएगा। लेकिन आपको 4 साल तक 1 रुपया पे नहीं करना है, भले उसका कॉलेज का फीस आपका 8 लाख हो, 12 लाख हो, 20 लाख हो, फर्क नहीं पड़ता। आपको देना है ट्यूशन फीस 0, सिर्फ हॉस्टल वगैरह का चार्ज लगते हैं। इतना ही नहीं, जो बच्चे मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे हैं, अब वो भी एक तैयारी कैसे करना है, अगेन एक अलग कॉन्सेप्ट है। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं हम लोग क्या है कि इतना सारा इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग एक बार में डिलीवर नहीं कर सकते, सुबह हो जाएगा, और आपके पास भी उतना पेशेंस नहीं है, मेरे पास भी उतनी ताकत नहीं है। तो हम लोग इसके लिए ना अपने YouTube में एक मिले स्कॉलर्स के नाम से हमारा एक YouTube चैनल रिसेंटली हमने खोला है, क्योंकि बहुत सारे क्वेरीज आते हम नहीं हैंडल कर पा रहे थे। तो हम लोग मिले स्कॉलर्स के नाम से एक YouTube चैनल खोला है जहाँ पर हम लोग हर वीक इस तरह के इन्फॉर्मेशन को शेयर करते हैं। हम चाहते हैं जितना हमारे बच्चे हो सके इन्फॉर्मेशन ले सके। तो हम TFW में थे जहाँ पर आपका फीस 100% माफ़ है, और जो बच्चे इंजीनियरिंग मेडिकल की तैयारी कर रहे हैं उनका अगर एडमिशन हो गया टॉप के कॉलेजेस में, टॉप मतलब IITs, NITs, बहुत सारे ऐसे कॉलेज हैं जहाँ की फीस बहुत ज़्यादा है। हमारे बच्चे बोलते हैं सर इंजीनियरिंग निकाल तो लेंगे पर फीस कहाँ से पे करेंगे, 8 लाख है, 4 साल का तो 32 लाख हो जाएगा। तो आप अगर माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं, आपका एनुअल इनकम 6 लाख से कम है, तो आप इंडिया के टॉप 85 कॉलेज में बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। आपको स्कॉलरशिप फॉर्म भरना है जो मोमा का है, उसमें एक मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप है, इसको बोलते हैं टॉप MCM, टॉप क्लास मेरिट कम मींस स्कॉलरशिप। वहां पे क्या है, आपका एनुअल इनकम 6 लाख से कम है और आप टॉप के कॉलेज में एडमिशन ले लिए, तो उस कॉलेज में माइनॉरिटीज जो कि 6 नोटिफाइड माइनॉरिटीज है, कौन कौन सा, मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, जैन, बुद्धिस्ट एंड पारसीस, इन 6 कम्युनिटी को अगर 6 लाख से कम इनकम है तो आप इन टॉप के कॉलेज में फ्री में पढ़िए, 4 साल तक 1 रुपया नहीं देना। ये इंफॉर्मेशन जो हमारे पास में है ये पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। हम अपने बच्चों को मोटिवेट तो करें कि बेटा पढ़ो, तुम्हारे लिए बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो ये हमारी पहचान जिसको हम कहते हैं कि इंटेलिजेंस की बेसिस पर हमारी, और एक हमारा स्कीम है जिसको हम बोलते हैं पढ़ो परदेश। पढ़ो परदेश स्कीम क्या कहता है, अभी पढ़ो परदेश स्कीम ये कहता है कि जो बच्चे इंडिया से बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए उनको 20 लाख तक का फ्री लोन है, इंटरेस्ट फ्री लोन, सॉरी माफ़ कीजिएगा, इंटरेस्ट फ्री लोन है। और इंटरेस्ट फ्री लोन तो है ही, उसके अलावा दुनिया में बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जैसे कि हमारा जर्मनी है, फ्रांस है, इटली है, यहाँ पर तो एजुकेशन ऐसे ही फ्री है, वहाँ पर एजुकेशन पब्लिक यूनिवर्सिटी में फ्री है। अब जाइए वहाँ फ्री में पढ़ रही है अपना एजुकेशन, हायर एजुकेशन लीजिए, वहाँ पर आपको सिर्फ 70% इंडिया में होना चाहिए। तो इस तरह के भरे पड़े हैं जिसका हम बेनिफिट उठा करके अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं और अच्छी तालीम दे सकते हैं। सिर्फ वो 10th पास करके ऑटो ड्राइवर का लाइसेंस नहीं चाहिए हमें, लेकिन कम से कम तो वो जरूरी है। उसके बाद आते हैं हम कि जो बच्चे इंजीनियरिंग की तैयारी करना चाह रहे हैं, मेडिकल की तैयारी करना चाह रहे हैं, हमारे पास स्कीम है। जो MBA की तैयारी करना चाह रहे हैं तो हमारे पास स्कीम है नई उड़ान, जहाँ पर एक बच्चे पे गवर्नमेंट 1 लाख रुपए खर्च करती है कि आप जाइए तैयारी कीजिए, एक बार 1 टाइम
आप 1 साल तैयारी कर रहे हैं, फिर अगले साल नहीं, वन टाइम गवर्नमेंट आपको 1 लाख रुपए खर्च करेगी कि आप जाइए और तैयारी कीजिए, इंजीनियरिंग, MBA, MBBS, आपका IAS, या फिर जो छोटे मोटे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं PSU के, ग्रुप A, ग्रुप B, ग्रुप C, इन सब की तैयारी के लिए गवर्नमेंट ने फंड अलॉट कर रखा है। 5200 करोड़ का जो फंड है उसमें ये भी फंड आता है कि बच्चों को पढ़ाइए आप। तो इंशाल्लाह ये जो सारे स्कीम्स हैं, हम चाहेंगे कि आप, क्योंकि हमारा आने का या पूरे इंडिया घूमने का एक मकसद है, मकसद ये है कि आप सबको इस बात की जानकारी दे के आप यकीन मानिए आपके लिए बहुत कुछ है। दूसरी बात कि आप सब मिल्लत के स्कॉलर्स हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो ये मिली स्कॉलर्स आप सब है, आप सब की जिम्मेदारी है कि जो रिसर्च जो हम कर रहे हैं, जो ढूंढ कर निकाल रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों तक पहुंचाएं। तो इसके लिए हम चाहते हैं कि आप में से कुछ वॉलंटियर सामने आएं, जिनका काम ये हो कि ये इन्फॉर्मेशन अपने मुआशरे में अपने बच्चे जो ड्रॉप आउट्स ले रहे हैं, जो बच्चे पढ़ने में बहुत होनहार है, उन तक कैसे पहुंचाया जाए। आप ट्रेनिंग लीजिए, खुद सीखिए, अपने भी इम्प्लीमेंट कीजिए, लोगों भी इम्प्लीमेंट कीजिए। तो वैसे वॉलंटियर्स जो वॉलंटियरिंग करना चाहेंगे, मैं चाहूँगा कि आप लोग सामने आएँ और इस काम को आगे बढ़ाएं। तीसरी बात एक बहुत इंपॉर्टेंट जो रह गया वो था डॉक्यूमेंटेशन। जैसे मैंने आपको कहा कि स्कॉलरशिप गवर्नमेंट क्यों देती है, वो चाहती है कि आप सब पढ़ लिख करके आगे बढ़ें, लेकिन कहाँ से देती है? ये जो 5 रुपए का बिस्किट लेते हैं ना, उसमें 1 रुपये का टैक्स है। तो ये हमारा अपना टैक्स का पैसा है, कोई खैरात नहीं है, ये आपका हक का पैसा है। अगर आप नहीं ले रहे हैं स्कॉलरशिप तो आप अपने डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कमज़ोर कर रहे हैं। अगर आप सरकारी बेनिफिट फ़ायदा नहीं उठा रहे हैं, अपना हक का पैसा नहीं ले रहे हैं, तो वही पैसा सरकार आपके अगेंस्ट में लगा रही है, छोटे मोटे गुंडों को ट्रेन करके। ये आपका हक का पैसा था, आप नहीं ले रहे उसको। लेकिन अपना हक का पैसा लेने के लिए आपको समझना होगा कि गवर्नमेंट क्यों देगी आपको, क्योंकि आप इंडियन हो। आप इंडियन हो इसलिए ना। कैसे साबित करेंगे कि आप इंडियन हैं? डॉक्यूमेंटेशन। आपको अपना डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट रखना है। ये NRC में लोगों ने कहा था ना, कागज नहीं दिखाएंगे। साहब कागज दिखाइए, कागज बनाइए। आपके बहुत सारे आपके हक के पैसे जो आपको नहीं मिल रहा है वापस चला जा रहा। क्यों? आपके पास डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है। तो हम इसलिए दिखाएंगे, इसलिए बनाएंगे क्योंकि हमें अपना हक चाहिए। हम इस देश के नागरिक हैं, यहां हम जन्म लिए हैं, तो ये हमारा हक है। हम टैक्स भी पे कर रहे हैं ऊपर से, तो ये हमारा हक है। तो डॉक्यूमेंट्स बनाइए। सबसे पहला डॉक्यूमेंट्स क्या है? हमारा आधार कार्ड। आधार कार्ड बनाने के लिए आपको फ्री में बनता है, किसी भी पोस्ट ऑफिस में जाकर बनाना होता है। और आधार कार्ड को एक नंबर से लिंक करवाना है। हमारे मुस्लिम समाज में एक बहुत बुरी आदत है कि हम नंबर बहुत जल्दी चेंज करते हैं। अभी ये नंबर, हमारा नंबर था ABCD, हमारे आधार कार्ड से लिंक था। हमने क्या किया? नंबर बंद कर दिया। अब ये OTP नहीं आ रहा। सर फॉर्म तो भर रहे, OTP नहीं आ रहा। कहाँ से OTP आएगा? स्कॉलरशिप ही नहीं, बहुत सारे स्कीम से आप महरूम रह जाते हैं क्योंकि आपका आधार कार्ड मोबाइल से लिंक नहीं है। तो सबसे पहला आधार कार्ड बनाना है, मोबाइल लिंक करना है। अगर लिंक है तो बहुत अच्छी बात है। अगर लिंक नहीं, मोबाइल बंद हो गया है, तो जाइए फिर से लिंक करवा लीजिए और दोबारा फोन नंबर चेंज मत कीजिएगा। दूसरा बात, एक अच्छे से बैंक में अपना अकाउंट खुलवाना है आपको, अच्छे से बैंक अकाउंट में। ये नहीं कि कल को कोई पैसा लेकर भाग गया, बैंक बंद हो गया या मर्ज हो गया, IFSC कोड चेंज हो गया। बहुत सारे बच्चों का लास्ट ईयर अकाउंट में पैसे आ गए थे पर अकाउंट में डिलीवर नहीं हुआ, मतलब PFMS में पैसे आ गए थे, बच्चों को अलॉट हो गए थे पैसे, लेकिन मिले नहीं। क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनका IFSC कोड ही चेंज हो गया था। कोई एक बैंक था, बैंक ऑफ समथिंग, वो मर्ज हो गया SBI में, IFSC कोड चेंज, बच्चे ने अपडेट नहीं किया। तो कोशिश कीजिए कि SBI या HDFC या कोई बड़े बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, इस तरह के बड़े बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं। एक डोमिसाइल बनाना है आप लोगों को कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, कि गवर्नमेंट के सारे स्कीम जो होते हैं ना, गवर्नमेंट डायरेक्ट नहीं देता है, वो स्टेट को देता है, स्टेट आपके हाथ पे देता है। तो आपको बताना होगा ना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हैं। कंट्री के लिए आधार कार्ड हो गया, स्टेट के लिए आपको डोमिसाइल चाहिए। और डोमिसाइल वन टाइम डॉक्यूमेंट है, एक बार बना लिया तो पूरी लाइफ काम आता है।
आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे पुणे कॉलेज गए, बोले कि सर एडमिशन लेना है, पुणे कॉलेज बोलता है कि ठीक है, बीए का फीस आपका जो है 7,000 और जो महाराष्ट्र से जो बाहर आए हैं उनका फीस 14,000 रुपए। तो आप जिस स्टेट से हैं वहां बहुत सारा बेनिफिट है, अगर आपका डोमिसाइल है तो वहां पर, तो डोमिसाइल बनाना है, आधार कार्ड, डोमिसाइल, बैंक अकाउंट। उसके बाद एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट होता है जो हम लोग देते हैं आपको, वो बहुत आसानी से नेट पे मिल जाता है। हम लोग जो बच्चे हमें SMS करते हैं हम उनको व्हाट्सएप कर देते हैं, उसको सिर्फ प्रिंट निकालना होता है, फॉर्म भरना होता है और कॉलेज में सबमिट कर देना होता है। तो एक माइनॉरिटी सर्टिफिकेट, आपका प्रीवियस मार्कशीट जो ऑब्वियसली आप पढ़ रहे हैं तो आपको होगा ही आपके पास, एंड एक बोनाफाइड जो कि फॉर्म भरते वक्त डाउनलोड करना पड़ता है। वो पूरा प्रोसेस है, हमने वीडियो बना रखा है और अभी कमिंग संडे को जो है ना हम लोग कैसे फॉर्म भरना है इस पर एक यूट्यूब वेबिनार करने वाले हैं, हाउ टू फिल द फॉर्म, अगेन हमारे मिले स्कॉलर्स के पेज पर स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताने वाले हैं कि कैसे हम फॉर्म भरने वाले हैं। तो आप लोग उसको लाइव देखिएगा, इंशाल्लाह बाद में भी देख सकते हैं वेबिनार। यूट्यूब की खास बात यह है कि आप अपने समय पे बाद में भी देख सकते हैं उसको। लेकिन ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स है वो आपको बनाना है, बनाकर एक फाइल, हर बच्चे का एक फाइल होना चाहिए, अपना फाइल, जिस फाइल का नाम हो क्या, स्कॉलरशिप फाइल्स। जब आप स्कॉलरशिप फाइल रखेंगे तो आप हर साल उसमें पासवर्ड होगा, आईडी होगा, डॉक्यूमेंट्स होंगे, सब कुछ आपके पास होगा और आपको फॉर्म भरने में दिक्कत नहीं आएगी ज़्यादा। लेकिन जब ये फाइल नहीं होता है तो आप साइबर कैफे जाते हैं, कभी ये डॉक्यूमेंट छूट गया, ये डॉक्यूमेंट लाने गए, कभी वो डॉक्यूमेंट छूट गया, वो लाने गए, बच्चे बोलते इतना क्यों दौड़ना। तो हमें अपना एक स्कॉलरशिप फाइल बनाना है हर एक बच्चे का, और इंशाल्लाह डॉक्यूमेंट्स बन गए, आप नागरिक बन गए, फिर आप हर वो स्कॉलरशिप, हर वो स्कीम्स के लिए एलिजिबल हैं जो आपको मिलता है, जो आपका हक है। तो इंशाल्लाह मैं इसी से आपका प्रोग्राम को मैं ख़त्म करूंगा और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग जो है अपने सवालात जो हैं वो पूछें। ये जो क्वेश्चन सेशन होता है हम कोशिश करते हैं कि हर बात को बताएं, बहुत कुछ फिर भी रह जाता है, लेकिन जब आप क्वेश्चंस करते हैं, सवालात पूछते हैं तो बहुत सारी चीज़ें फिर निकल कर आती है जो आपके लिए वाकई बहुत काम की चीज़ें होती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि 1 मिनट आप लोग ब्रेक लेकर फिर अपने सवालात पूछ सकते हैं मुझसे आप। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे सुनने के लिए। जज़ाकल्लाह। कोई बात नहीं, चलेगा। जी हाँ, यस प्लीज। एक बेगम हजरत महल में 5,000 मिलता है 11th और 9th 10th 11th 12th के लिए, और मोमा में भी 5,000 ही मिलता है माइनॉरिटी का 9th 10th 11th 12th के लिए। बल्कि 9th 10th के लिए 5,000 मिलता है, 11th 12th के लिए ज़्यादा है, 8,000 है माइनॉरिटी का। तो आप माइनॉरिटी भरिए। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या 2 भर सकते हैं, 2 से ज़्यादा भर सकते हैं क्या? तो ये क्वेश्चन आने स्टार्ट हो गए। आप गवर्नमेंट के कोई एक ही स्कॉलरशिप फिल कर सकते हैं गवर्नमेंट के, लेकिन कॉरपोरेट के आप 50 भर सकते हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मेरी एक स्टूडेंट है, उसने मोमा का उसका फ़ीस है 28,000 रुपये। मेरी एक स्टूडेंट है, उसकी फ़ीस 28,000 रुपये है, BUMS कर रही है। उसने मोमा का भरा, 30,000 रुपये वहाँ से मिले। उसके बाद फिर उसने क्या किया, एक खुशबू स्कॉलरशिप है उसको भरा, वहाँ से 30,000 मिल गया। एक AMP का स्कॉलरशिप था, वहाँ से 10,000 रुपये मिले, और एक और कॉरपोरेट के स्कॉलरशिप थे, वहाँ से उसको 40,000 रुपये मिले। टोटल कितने हो गए? 30, 40, 1 लाख, 1,10,000। फीस कितनी थी? 28,000। 72,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, 3 साल से मिल रहे हैं।
तो आप मल्टीपल स्कॉलरशिप अप्लाई कर सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हूँ कि गलत है या सही है, ये आप लोग पे छोड़ता हूँ मैं, लेकिन कर सकते हैं, ये पॉसिबल है, फिजिबल है। और ये मैं इसलिए बताता हूँ, मेरा ये मकसद नहीं है बताना कि आप 4-4 लो, 5-5 लो। मेरा मकसद है कि जो लोग वाकई चाहते हैं स्कॉलरशिप लेना, वो 4-4, 5-5 ले रहे हैं। जो लोग ज़्यादा मेहनत नहीं कर रहे हैं, जो लोग ज़्यादा मतलब कह लीजिए बहुत टेंशन नहीं लेते हैं, चलो मिला मिला नहीं मिला कोई बात नहीं, वही लोग रह जाते हैं, बाकी लोगों को मिल रहा है। ये सर प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। यस प्लीज़ सर। जी जी जी, पीएचडी एक बहुत ही अच्छा सा स्कीम है। मैं 5 मिनट लूँगा इस पर, सॉरी 5 मिनट ज़्यादा हो जाएगा, 2 मिनट लेता हूँ मैं। पीएचडी में आपको जो है अगर आप साइंस वगैरह से है तो वो ICMR के एग्ज़ाम होता है, अगर आप आर्ट्स वगैरह से है तो वो अलग से एग्ज़ाम होता है। हमारा JRF है, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, सीनियर रिसर्च फेलोशिप, ये सब एग्ज़ाम्स है। तो ये इंडिया के लिए है। इंडिया में आप अगर ये सब एग्ज़ाम्स दे के पास करते हैं और तब पीएचडी अप्लाई करते हैं तो आपको फेलोशिप मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका नाम है मौलाना आज़ाद नेशनल फेलोशिप। ये माइनॉरिटीज़ के लिए है। मैंने कहा ना कि आपका जो पहचान है वो सिर्फ माइनॉरिटीज़ नहीं है। तो अगर आपने कोई भी एग्ज़ाम क्लियर किया है जिससे आप पीएचडी कर सकते हो, तो आप इस तरह के बहुत सारे गवर्नमेंट के स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स हैं जो आप अप्लाई कर सकते हो, जिसमें सरकार, गवर्नमेंट क्या, कॉरपोरेट्स भी एक बच्चों पे सालाना 4 लाख 5 लाख रुपए खर्च करती है, आपको इंडिया से बाहर भेजेगी रिसर्च करने के लिए। तो इस तरह का एक बहुत बड़ा सेक्टर है ये। मैं रिसेंटली रांची गया था, मैं रांची में मिलकर आया एक साहब से, तो वो मेडिसिन में हैं। तो मेडिसिन में एक मेडिसिन का अलग से कॉर्पोरेट स्कॉलरशिप्स था, जो मेडिसिन वाले बच्चों को वो लोग फेलोशिप दे रहे थे, जिनमें उनका एक इंटरनेशनल ट्रिप भी था। फेलोशिप हर साल महीना आपको रहने का, खाने का खर्च भी है, और एक इंटरनेशनल ट्रिप भी है। तो है तो बहुत सारे गवर्नमेंट्स के, कॉर्पोरेट्स के, हमें सेलेक्ट करना है। और अगेन जैसा मैंने आपको बोला कि हम लोग इतने सारे इन्फॉर्मेशन है कि हम लोग एक एक टॉपिक को एक हफ्ते डिस्कस करते हैं। तो आप लोग उसको देखिए इंशाल्लाह, और डिटेल में बात करते हैं, 1 घंटे बात करते हैं हम लोग। तो ये जो आपका टॉपिक है उस पर एक स्पेशल गेस्ट भी आ सकते हैं जो आपको इस बात को बताएंगे कि क्या क्या स्कॉलरशिप अवेलेबल है, फेलोशिप अवेलेबल है पीएचडी के लिए। बट ये दोनों एग्ज़ाम तो अवेलेबल है। दूसरी बात कि दुनिया में जो बड़े बड़े जो मुस्लिम से जो बाहर गए हुए हैं प्रोफेसर हैं, न्यूजीलैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, वो लोग भी स्पॉन्सर करते हैं बच्चों को। उनके पास बजट होता है कि 10 बच्चों को पीएचडी कराओ, तो आप एक अच्छा सा प्रपोजल लिख कर दीजिए कि मैं पीएचडी करना चाह रहा हूँ, पसंद आ गया, आपको बुला लेंगे वहाँ पर। एक कम्युनिटी में जुड़ कर रहने का यही फ़ायदा है कि जो अपॉर्चुनिटी आती है वो सबको मिलती है। तो इसलिए इंशाल्लाह मिली स्कॉलर्स एक प्लेटफॉर्म है जहां हम चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा मास आपस में जुड़ जाए, अपने स्कॉलरशिप स्कीम्स और फेलोशिप्स का जो ज़रूरियात है इसको पूरा करें एक दूसरे की मदद से। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। यस प्लीज। जी सर, वहीं से बोलिए सर। मेरा नाम असद अहमद खां है जी, मैं रांची में रहने वाला हूँ। रांची जी। जी, और 70 में मेरे वालिद साहब का इंतकाल हो गया था। मेरा रिजल्ट आया फर्स्ट क्लास BSc में। जी तो मैंने उसी टाइम पर पेपर पढ़ना शुरू किया और मैंने अप्लाई किया MSP पर। जी, माशाल्लाह, वेरी गुड वहाँ सर। से रिटायर्ड हुआ हूँ मैं ये देखा हूँ अपने करियर में कि मुसलमानों की बहुत इज्जत होती है कि हम चोरी नहीं करते हैं, जी। खबर नहीं करते हैं, बहुत जी। लोग हमको पसंद करते हैं वो लोग। जी। तो हम लोग क्यों नहीं जाते हैं UPSC एग्जाम देके, क्यों नहीं बैठते वहाँ? जी जी एक जी बहुत बड़ा सेक्टर है। हम देखिए हमारे पास पूंजी मिल जाती है किसी भी एग्जाम को देने के लिए, ग्रेजुएट बन गए, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं हम। माशाल्लाह माशाल्लाह। जी आप हमारे पड़ोसी हैं, मैं जमशेदपुर से हूँ और रांची हमारा बहुत पास ही है हमारा। ये बोलना है कि आप एक बड़ा ऑप्शन को क्लोज मत कीजिए। सर अभी हिंदुस्तान में कम से कम ऐसे 10 बड़े ऑर्गेनाइजेशंस आए हैं अभी, इसमें ज़कात इंडिया भी है और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो बच्चों को फ्री में आपको IAS IPS की कोचिंग की तैयारी दे रहा है, कंप्लीट रेसिडेंशियल है। और बहुत सारे लोग इस पे, बहुत सारी तंजीम, पुणे में भी एक तंजीम है, तो लोग आ रहे हैं जो IAS IPS की कोचिंग की ट्रेनिंग दे रहे हैं और फ्री में दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी तंजीमें हैं और अल्हम्दुलिल्लाह
पिछले 5 सालों 6 सालों में अगर आप देखिएगा तो मुसलमानों का जो परसेंटेज है ये IAS IPS में ये बेहतर हुआ है। तो लोग आ रहे हैं इसमें, IAS IPS बहुत सारी चीज़ों में लोग आ रहे हैं माशाल्लाह। बहुत स्लो आ रहे हैं, आपको तूफान बन के आना है। सर तूफान, हमारे तूफान 5th 6th में सब गिर जा रहे हैं क्यों? सारे हमारे वालिद भी इंतकाल कर गए, हमारा दिल निकल के 4 दिन हुआ था, हम हिम्मत नहीं हारे, बने एसपी। माशाल्लाह 1 साल के अंदर अम्मा का वर्दी हमने पहना। माशाल्लाह माशाल्लाह जी माशाल्लाह। जी हाँ जी हाँ 3.5 लाख जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ नहीं कर सकते। बेशक 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 बेशक। देखिए इसलिए मैं कहता हूँ ना कि अपने एजुकेशन को प्लान कीजिए। US में UK में जो बड़ी कंट्रीज़ है वहाँ पर क्या होता है ना कि सारे कॉलेज में एक स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट होता है जो ये बात को ध्यान देती है कि हमारे बच्चों को सही से स्कॉलरशिप मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। जैसे मैं सुबह जिस स्कूल में गया था वहाँ पे एक डिपार्टमेंट था, सब बच्चों को मिल रहा था। आप प्लान इस तरह कीजिए कि मान लीजिए आपका 7 लाख का फीस है और आपका EWS में 3.5 लाख हो गया और आपके पास पैसे हैं, तब भी आप कॉरपोरेट स्कॉलरशिप्स को पहले से रेडी रखिए। हमारा पहला प्रेफरेंस होना चाहिए कि हम अपने घर से पैसे नहीं लेंगे, हम गवर्नमेंट या कॉरपोरेट से लेंगे, क्योंकि उनकी जिम्मेदारी है हमें पढ़ाना। तो आप ऐसे 100 से ज़्यादा स्कॉलरशिप्स हैं जो कि मेडिकल वालों के लिए है। कोई 80,000 रुपये देता है, कोई 1 लाख, कोई 2.5 लाख तक देता है, कोई 3 लाख तक देता है। तो आप अपने आप को कहीं सिक्योर कर लीजिए, आप फॉर्म भर लीजिए, इंटरव्यू देना होता है, अपनी माली हालत बतानी होती है। आपको बस सिर्फ ये बताना होता है स्कॉलरशिप में कि मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, और जब मैं पढ़ूंगा या पढ़ूंगी उसके बाद मैं समाज को वापस दूंगी या दूंगा। अगर आप इंटरव्यू में इस बात को कंफर्म कर देते हैं, सब बच्चों के लिए बता रहा हूं मैं, इंटरव्यू में क्या जताना होता है, जताना ये होता है कि आप मुझे पैसे दीजिए, मैं पढ़ाई करूंगा, पढ़ाई करने के बाद मैं सोसाइटी के लिए कुछ करूंगा, मैं करप्शन में सपोर्ट नहीं करूंगा। आपको पता होगा ये जो अलीगढ़ के जो बच्चे होते हैं जिनकी फीस कुछ हज़ारों में होती है, और ये जो पुणे के बड़े बड़े कॉलेज जिनकी फीस लाखों में होती है, इन दो डॉक्टर्स में बहुत फर्क होता है। मेरा दोस्त अलीगढ़ से पढ़ के आया, जब कॉरपोरेट में आया डॉक्टर बनकर, तो उनको कहा गया कि भाई चलो अब लोग आ रहे पेट दर्द की शिकायत लेकर, किडनी निकालो उनका या बाईपास सर्जरी करो। जो बच्चा 3 करोड़ खर्च करके गया है वो क्या करेगा, ऑप्शन नहीं उसके पास। ऑब्वियसली आप सर पकड़ जाइएगा, सर दर्द कर रहा, आपका बाईपास सर्जरी कर देगा, जो होता है, बहुत कॉमन है आजकल। कितने लोग हैं जिनको ज़रूरत नहीं थी, 30, 40, 50% लोगों को बाईपास की ज़रूरत नहीं, पर चूंकि बड़ा अमाउंट मिलता है सीधा बोलते हैं कि अब ऑपरेशन कीजिए। बोलता है पैसे नहीं है, बोले रे ये इंश्योरेंस वाला बैठा हुआ है ना, आप घर जाइएगा रास्ते में मर जाइएगा। तो ये वजह क्या है कि हमने एजुकेशन को महंगा किया। लेकिन वही जो बच्चे अलीगढ़ से हैं, जामिया से हैं, वो बच्चे करप्शन नहीं करते, देश छोड़कर चले जाते हैं पर ये सब गलत काम नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनके पास लायबिलिटी नहीं है, उन्होंने 3 करोड़ खर्च नहीं किया। तो एजुकेशन में वैल्यू डालना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई बच्चा स्कॉलरशिप से पढ़ रहा है, अपना घर और खेत बेचकर नहीं पढ़ रहा, तो वो समाज के लिए जो है ना फायदेमंद रहेगा वो, क्योंकि वो बच्चा स्कॉलर है, उसने फ्री में पढ़ा है, वो जान रहा है कि किसी ने मेरी मदद की तो कल को वो मदद करेगा। लेकिन जो बच्चा अपना घर और खेत बेचकर पढ़ा है, वो सबसे पहले अपना घर और खेत खरीदेगा, और उसके लिए हर वो करप्शन करेगा वो डॉक्टर। तो इसलिए मैं कहता हूं कि स्कॉलर्स बनिए, स्कॉलरशिप से पढ़िए, आपकी इज्जत भी है और आपको डिसीजन लेने में, लाइफ में बेहतर डिसीजन लेने में आपको आसानी होगी, आप गलत काम कभी नहीं करेंगे। कैसे करना है इंशाल्लाह मैंने आपको बताया। कॉर्पोरेट से जुड़िए, और डिटेल है इंशाल्लाह, हम लोग वेबिनार में डिटेल में बात करेंगे उस पर। आप वॉलंटियर्स बनिए, जुड़िए हमारे साथ, हमारे चैनल्स के साथ जुड़िए इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। मिली स्कॉलर्स, MILLISCHOLARS, मिली स्कॉलर्स यूट्यूब पे टाइप कीजिएगा इंशाल्लाह, तो दिख जाऊंगा मैं, इंशाल्लाह मिल जाऊंगा आपको।
जी। दो को मिलते हैं सर, गवर्नमेंट के कोई भी स्कीम दो के लिए है, बाकी दो के लिए आप कॉर्पोरेट अप्लाई कीजिए। कॉर्पोरेट है, बहुत है माशाल्लाह, कॉर्पोरेट्स के फंड्स भी ज़्यादा है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। जी जी। हमारी टीम है सर, 8 से 10 लोगों की टीम है। मैं 5 साल से अकेले काम किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 4 से 5 लोगों की टीम है जो कोर रिसर्च करती है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन, जो रिसर्च का काम है वो हम करेंगे और आपको इन्फॉर्मेशन ट्रांसफ़र करेंगे और आप लोगों में ट्रांसफ़र कीजिएगा इंशाल्लाह। वही हम बता रहे हैं कि वॉलंटियर्स जी। आप चाहे तो मुझसे डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं, प्रोग्राम के बाद भी आप मिल सकते हैं मुझसे इंशाल्लाह। एसआईओ की टीम भी है। एसआईओ की तो टीम माशाल्लाह हिंदुस्तान में बहुत मजबूत टीम है। मैं हर बार अपने प्रोग्राम से दावत देता हूं कि आप लोग आगे आइए। आप लोग आएंगे तो शायद मुझसे 1000 गुना ज़्यादा बेहतर काम कर पाएंगे इंशाल्लाह। तो हमें रिसर्च करना है, ढूंढ ढूंढ कर निकालना है हमारे बच्चों के लिए क्या मुफीद है और हमें हर एक बच्चे तक पहुँचाना है और हमें सबको मिलकर करना है इंशाल्लाह। ये हमें सबको मिलकर करना है। तो जो लोग वॉलंटियर्स बनना चाहते हैं इंशाल्लाह प्रोग्राम बाद जाके हमसे मिल सकते हैं। जी सर प्लीज़ पूछिए ना। जी सर। जी हाँ। सर आईएएस जो लोग बनते हैं ज़्यादातर ना, बहुत कम लोग जो पैसे वाले बनते हैं, ज़्यादातर वो बनते हैं जिनमें जज्बा होता है। अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपका बच्चा पढ़ने में वाकई तेज़ है तो इंडिया में ऐसे 10 इंस्टीट्यूट है जिसको मैं जानता हूँ पर्सनली, मैं फ़ोन करके आपको वहाँ भेज सकता हूँ जहाँ पर आपके बच्चों को वो लोग फ्री में पढ़ा सकते हैं। फ्री में 1 साल तक रहना खाना सब कुछ फ्री, तैयारी फ्री। लेकिन आपको उनका एग्ज़ाम पास करना पड़ेगा। वो टेस्ट लेंगे, अगर आप लगेगा कि हाँ इन बच्चों को 2 साल मेहनत करने के बाद अगर ये आईएएस बन जाएंगे तो ही। दूसरी बात, हम जब कहते हैं आईएएस आईएएस आईएएस, अगर आप आईएएस की तैयारी करेंगे हो सकता है ना बने, आईपीएस बन सकते हैं, बहुत सारे ऑफिसर्स बन सकते हैं। एक लेबर ऑफिसर भी जो है ना वो काफ़ी समाज के लिए काम कर रहा है, हज़ारों करोड़ का फंड अपने लोगों में तकसीम कर दे रहा। तो हमारे जो समाज में आजकल जो सबसे ज़्यादा पढ़ रही हैं वो लड़कियां ही हैं मुस्लिम्स में। और बहुत सारे लोगों ने तो कहा है कि एक प्रॉब्लम है कि लड़कियां ज़्यादा पढ़ रही है आजकल। आप लोगों की तरफ से सवाल बहुत कम आ रहा है, प्लीज़। जी हाँ। प्रोसेस है कि आपके जो यहाँ के लोकल एनजीओ, जो लोकल इंस्टीट्यूट्स हैं, जैसे आपका एक है वहाँ पर, कहाँ गया था मैं आज सुबह, शिबली नहीं शिबली नहीं, जो हम लोग अली इरफान। जी हाँ, वहाँ पर रहमानी 30 है, रहमानी 30 क्लासेस चल रहे हैं वहाँ पर। सो जो रहमानी 30 जो क्लासेस है उनसे हमारी ये भी टाइप हुई है। रहमानी 30 के ये लोग गवर्नमेंट्स के स्कीम्स लाएंगे, गवर्नमेंट उनको फंड करती है इस तरह के इंस्टीट्यूट्स को कि आप टॉप बच्चों को ढूंढ कर लाइए, फ्री में पढ़ाइए, उनका पैसा गवर्नमेंट उनको देगी, आपको कुछ नहीं पे करना है। तो ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है जहाँ पर गवर्नमेंट का हर साल 1100 करोड़ 1200 करोड़ वापस जा रहा है, क्योंकि हम लोग उसको अप्लाई नहीं कर रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैंने ये काम शुरू किया है बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स आगे आ रहे हैं, वो लोग आगे और भी लोग आएंगे इंशाल्लाह और आपको रहनुमाई करेंगे इस चीज़ पर। जी हाँ, मिले स्कॉलर्स इंशाल्लाह। वो आप तो मैं सिंपल, हाँ आप मुझे व्हाट्सएप कीजिएगा, एक नंबर है हमारा 9921902405, 9921902405। इसमें आपको क्या करना है कि आपको सिर्फ माइनॉरिटी सर्टिफिकेट एसएमएस करना है, व्हाट्सएप करना है, मैं आपको ट्रांसफ़र कर दूंगा इंशाल्लाह। यस प्लीज़। जी हाँ। जी हाँ।
जी जी जज़ाकल्लाह। हमारा पुणे से ही है इल्म फाउंडेशन में जानता हूँ मैं जी। ओके, तो ये सारी चीज़ें थी। इंशाल्लाह चीज़ें तो बहुत हैं, और अगर सही वक्त पर सही इन्फॉर्मेशन अगर हमें मिल गया तो हम अपनी पढ़ाई को और अपने पेरेंट्स का जो पैसा है काफ़ी बचा सकते हैं हम लोग। बस हमें मिल करके ये कोशिश करना है, ये अहद करना है कि आगे की पढ़ाई स्कॉलरशिप से करेंगे। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका पेशेंस के साथ मुझे सुनने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। कोई और सवाल हो तो जी। जी हाँ, मोर देन 1000 स्कॉलरशिप्स है। अगर मैं सिर्फ पोर्टल की बात करूं तो आप देखिए buddy4study.com, buddy4study.com, buddy4study.com। दूसरा है हमारा विद्यासारथी.com, और इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर हमारा millischolars.com भी आ जाएगा। प्रोसेस हमने पूरा तैयार कर लिया इंशाल्लाह, बस उसको अपलोड करना है। तो millischolars.com भी आ जाएगा, जो कॉरपोरेट के बहुत सारे स्कॉलरशिप्स में आप लोगों का हेल्प करेगा इंशाल्लाह। buddy4study.com, विद्यासारथी.com। मेरा जी मैंने बताया 9921902405, 902405। आइए हम सब मिलकर इंशाल्लाह इस इन्फॉर्मेशन को आम करते हैं, और अल्लाह से दुआ करते हैं कि जो हमारी कम्युनिटी आज से 150 साल पहले थी, जो सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी, सबसे ज़्यादा इल्म वाली, दुनिया को इल्म की रोशनी दिखाने वाली कम्युनिटी थी, हम वापस फिर से बने। ये कोशिश हम आज शुरू करेंगे तो 20 साल 30 साल बाद रिज़ल्ट आएगा इंशाल्लाह। तो कोशिश हम सबको करना है इंशाल्लाह। हम इस दाग के साथ नहीं जी सकते कि हम सबसे अनपढ़, जाहिल, इलिटरेट कौम है। हमें सबको मिलकर इस पहचान को हमें चेंज करना है इंशाल्लाह, एक बेहतर पहचान बनाना है। जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया जनाब मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, सदर पहचान फाउंडेशन पूना। आइए अब हम जलसे के इख्तिताम की करीब आ रहे हैं। आज के हमारे इस जलसे के सदर जनाब खालिद अहमद साहब से हम गुजारिश करते हैं कि हमारी कुछ रहनुमाई फरमाएं। सबसे खुशी की बात तो ये है कि जलसे का के दाईं तरफ सारी ख़वातीन बैठी हैं, मेरी माएँ और मेरी बहनें, मेरी बेटियाँ। ये एक खुशाइन बात है जो इस समाज को आगे लेके जाएगी। स्टेज पर बैठे हुए सारे मोअज़्ज़िज़ हज़रात, नाम लेकर, और मेरे दोस्तों, हमारे पास ये एक पहला प्रोग्राम है। शायद मैं तो ज़िंदगी मेरी सारी गुजरी है शूटिंग करने में, परे प्रोग्राम में, लेकिन मुझको लगता है ये पहला प्रोग्राम है जो स्कॉलरशिप पे हो रहा है। ये बहुत अच्छी बात है और काबिल मुबारकबाद है अशरफ साहब, इब्राहिम साहब और उनकी पूरी टीम आइटा वगैरह के, कि जो उन्होंने इतना अच्छा प्रोग्राम लिया है। देखिए, स्कॉलरशिप जो है ना, वो 2 तरह की होती है। एक आपकी मजहबी स्कॉलरशिप भी है आपके पास, दुनियावी स्कॉलरशिप या हुकूमत की जो है। आपको पता है कि मज़हब ने आपको स्कॉलरशिप दी है? किसी को इसका इल्म है? तालिब इल्म को ज़कात में स्कॉलरशिप दी है, रिजर्वेशन। आपको इधर उधर जाने की ज़रूरत ही नहीं थी, लेकिन वो सारी स्कॉलरशिप पता नहीं कहाँ चली जाती है, और जो लोग इस्तेमाल करते हैं उन्होंने आज तक एक सुई तक नहीं बनाई है। तो कुरान ने जो आपको स्कॉलरशिप दी थी, वो स्कॉलरशिप कहाँ गई है आपको तलाश करना चाहिए ज़रूर, और उस स्कॉलरशिप का आपको फ़ायदा उठाना चाहिए। साहब ने फरमाया, सवाल भी पूछा कि क्या हम 2 स्कॉलरशिप ले सकते हैं। देखिए, इस पूरे आशुब दौर में जहाँ हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप का ही पता नहीं है, बजाय हम 2 स्कॉलरशिप लेने के उन दूसरे अपने पड़ोस के बच्चों को बताएं कि देखो भाई, मैंने स्कॉलरशिप ली है, ये दूसरी स्कॉलरशिप आप ले लो। मुझको इस सिलसिले में एक वाक़या याद आता है कि जब मैं बम्बई के हाशमिया स्कूल में पढ़ता था, तो हमारे स्कूल की फ़ीस थी 15 रुपये माहाना।
तो मुझको मेरे टीचर, क्लास टीचर ने कहा कि भैया EBC फॉर्म है, आप भर कर लाइए। मैंने जब अपने मामू की खिदमत में पेश किया वो स्कॉलरशिप का फॉर्म, तो मेरे मामू सेल टैक्स ऑफिसर थे बॉम्बे में। उन्होंने मुझसे कहा, बेटे ये अपने लिए नहीं है, ये हक लोगों का है, इसको मत छीनो। तो ये आपके अंदर, हमारे अंदर, हमारे समाज के अंदर ये चीज़ आनी चाहिए। और देखिए, इसका आपके अंदर कोई कमी नहीं है, इतना टैलेंट भरा हुआ है इस कौम के अंदर, इतना टैलेंट कि आपको खुद पता नहीं है। हमारे ही शहर के एक MLC है सतीश चौहान, नाम सुना होगा आपने, बहुत मशहूर शख्सियत है। देवगिरी कॉलेज इतना बड़ा, और कई 64 इदारे उनके पूरे महाराष्ट्र में फैले हुए हैं। एक मरतबा उन्होंने मुझसे बताया कि हमारी मुस्लिम कौम में टैलेंट का ये आलम है। उन्होंने एक मिसाल दी कि उनके कॉलेज के पास उनकी गाड़ी ख़राब हो गई, नई गाड़ी थी, बहुत शोरूम गाड़ी थी, और उन्होंने कंपनी को फ़ोन किया, कंपनी के लोग आए, इंजीनियर्स आए सारे, वो गाड़ी बनी नहीं। उसके बाद कंपनी ने और बड़े इंजीनियर्स को भेजा, गाड़ी तब भी नहीं बनी, और गाड़ी वैसी पड़ी रही। तो फिर उनकी नज़र उनके कॉलेज के पास एक गैरेज पर पड़ी, और चलते चलते उन्होंने उससे पूछ लिया कि भैया आप मेरी एक कार है, बना सकते हो तुम उसको? तो बोले हाँ सर बना दूंगा मैं। तो बोले कहाँ पर है? वो वहाँ पर पड़ी है। इनका नाम है हिमायत भाई। ये गए और उन्होंने वो कार बना दी। जो काम कंपनी के खुद इंजीनियर नहीं कर सके, वो एक हमारा मुसलमान ने, जिसको कोई इल्म नहीं है, उसी जो सीखा है गैरेजों के अंदर, उसने वो कार बना दी। क्या है आपके अंदर? आपको पता है आपके अंदर? अरे एक मरतबा कहीं तो भी हेलीकॉप्टर जो ख़राब हुआ था ना, कि शायद कोल्हापुर वगैरह में कहीं तो वहाँ पर वो इंजीनियर नहीं आ सकता था। तो किसी ने कहा कि वो कोई तो मुस्लिम मैकेनिक है, उसको जाके देखो, बहुत होशियार है वो शायद बना देगा। वो लोग उसके पास आए तो वो हंसने लगा। अरे बोले कमाल है, मैं कैसे बनाऊंगा? नहीं तुम देखो तो सही। बोले चलो तो सही। वो चुनांचे वो लड़का आया और उसने बना दिया उसको। क्या टैलेंट है आपके पास यार, आप सोचते क्यों नहीं? आज जो है मैं जो आपको बताना चाहता हूँ कि मैं जो है कितनी तकलीफ हुई मुझको कि जब जानकर कि इतनी स्कॉलरशिप है और मैं एक यतीम खाना चलाकर मुझको इसका इल्म नहीं है। और स्कॉलरशिप अगर है भी तो हमारे इदारे बताते नहीं हैं। हमारे इदारों में फ़ीस ली जाती है, बच्चों के रिजल्ट रोके जाते हैं। हमारे पास औरंगाबाद का जो सबसे अच्छा इदारा है आदत कॉलेज, उसके पास हायर लर्निंग का एक इदारा भी है। हायर लर्निंग में बच्चों से लूट खसोट चालू है। वो ये नहीं बोलते कि यार ये जो है आप ये फ़ीस जो है हमसे लेने, उन बच्चों से लेने के बजाय बच्चों को दिलाना चाहिए। क्यों नहीं होता? हमारे इदारों में ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत से लोग मेरे सामने बैठे हैं, इदारों के इंतजाम संभालते हैं, चलाते हैं। मुझको पहली बार पता चला साहब कि आप इतनी स्कॉलरशिप है। अशरफ साहब, मैं वाकई हैरतज़दा रह गया कि कमाल है यार, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी वो कौम जिसको कहा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ो अल्लाह के नाम से जिसने तुम्हें इल्म कलम के जरिए इल्म सिखाया है। और क्या है ये? तो ज़रूर सोचिए। मैंने समा ख़राइशी की है, माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मुझको लगा बीच में कि ऐसा बोलना चाहिए। इन लोगों की इतनी कोशिशें हैं, और अशरफ साहब से और इब्राहिम साहब से और पूरी टीम से मेरा वादा है कि आप जब भी, जहाँ भी, जिस मौके पर, जिस जगह कहेंगे, मैं आपकी खिदमत के लिए खड़ा रहूँगा। बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया जनाब खालिद साहब, जो आफ्ताब फिल्म के प्रोप्राइटर भी है और इस इदारे के सेक्रेटरी भी है। हम प्रोग्राम के बिल्कुल आखिरी मराहिल में हैं। हम इसमें ठीक है, इजहार तशक्कुर के लिए मैं बुलाना चाहता हूँ शहर औरंगाबाद के आईटा ऑल इंडिया टीचर्स एसोसिएशन के शहर सदर जनाब अब्दुल रऊफ़ साहब। इनसे गुजारिश है कि इजहार तशक्कुर। प्रोग्राम अपनी कामयाबी से अख्ताम पर पहुँचता है।
तो ज़रूरी है कि जो कामयाबी हासिल हुई और जिस कामयाबी को मुकम्मल करने में या कामयाब बनाने में जिन लोगों ने हमारा साथ दिया उनका शुक्रिया भी अदा किया जाए। तो प्रोग्राम की जो शुरुआत हुई थी नवाब अली मिल्ली साहब की तिलावत से, तो मैं शुक्रगुज़ार हूँ उनका भी। इस प्रोग्राम के सदर खालिद अहमद साहब जो कि सेक्रेटरी है बैतुल यतीम, इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और मेहमान खुसूसी मोहम्मद अशरफ अंसारी साहब, सदर पहचान फाउंडेशन, इनका भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ, मैं और हमारी पूरी टीम के ज़रिए। उसी तरह से डॉक्टर इब्राहिम साहब जो कि सदर प्रेस्टीज एकेडमी के सदर है, इनका शुक्रगुज़ार हूँ। उसी तरह से आयटा के SAC मेंबर सिद्दीकी अतीक अहमद साहब, उसी तरह से SIO शादाब अली यूनिट प्रेसिडेंट, इनका भी मैं मशकूर हूँ। और आखिर में हम आप तमाम हाज़रीन का भी मैं शुक्रगुज़ार हूँ। और सदर जलसा की इजाज़त से इस प्रोग्राम के इख्तिताम की इजाज़त चाहता हूँ। शुक्रिया।